भाईजान भी कमरा छोड़कर वो खिड़की में खड़ा था और किसी से बातें कर रहा था। मेरी मुराद अहमद रजाल साही से है। साही साहब ने मुझे नहीं देखा था क्योंकि जब मेरी निगाह उन पर पड़ी तो वो दूसरी तरफ देख रहे थे, लेकिन देख भी लेते तो शायद उस हुलिये में मुझे फौरन न पहचान सकते। किसी खातून से बातें कर रहे थे। गाहे गाहे उभरते मुस्तरन्नम हंसी और इंतहाई रसीली आवाज से अंदाजा होता था कि खातून कोई नौजवान लड़की है। मैंने नतीजा अखज किया कि साहिद साहब के अहले खाना में से होगी। अंजुम बगौर मेरे चेहरे का उतार चढ़ाव देख रही थी। पूछने लगी कोई वाकिफ मिल गया है। मैंने उस बात में जवाब दिया और थोड़ी देर बाद हम वहां से निकल आए। अंजुम को लेकर मैं कुछ पहाड़ों की सैर करवाने को निकल खड़ा हुआ, लेकिन चंद ही कदम चलने के बाद अंजुम की वो टांग दुखने लगी जिसमें मेरी मारी हुई गोली का जख्म था। और बदनसीबी ऊपर से ये ठहरी कि अंजुम का पांव पहाड़ी के एक छोटे से पत्थर से फिसल गया, जिसकी वजह से वो टांग ज्यादा दर्द करने लगी थी। मैंने अंजुम को कमरे में लाकर छोड़ा और मैं नतिया गली की तरफ रवाना हो गया ताकि किसी मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ले आऊं। मैं जिस वक्त नतिया गली मेन रोड पर पहुंचा 8:30 बजे का वक्त था। दुकानें खुली हुई थी और सड़क पर गहमा गहमी थी। एक मेडिकल स्टोर के सामने मैंने गाड़ी रोकी और अंदर दाखिल हो गया। उसी वक्त एक शख्स तेज कदमों से बाहर निकल रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब से होकर सड़क पर पहुंचा और नीचे नीले रंग की पजारों में बैठ गया। उस वक्त मेडिकल स्टोर की छत टूटकर मेरे सर पर आन गिरती या सामने खड़ा हुआ सेल्समैन हवा में मुलक हो जाता तो मुझे इतनी हैरत न होती जितनी उस शख्स को देखकर हुई थी। कितनी देर तो मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया था। मैं अपनी एड़ियों पर घूमकर सख्ते सी की कैफियत में नीली जीप की तरफ देखता चला गया। हैरत का ये शदीद तरीन रेला गुजर गया तो दिलो दिमाग में तहलका समझ गया। यूं लगा जिस्म के तमाम असामों से पसीने की धारे बह निकले हैं और अभी मैं यहाँ खड़ा खड़ा अपने अर्क में गर्क हो जाऊंगा। मैं महसूस कर रहा था कि दुकान में मौजूद लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे हैं और अभी अभी जो खातून दुकान में दाखिल हुई है वो आगे जाने के लिए मुझसे रास्ता तलब कर रही है, लेकिन मुझे कुछ होश न रहा। मैं सब कुछ भूल गया था। मेडिकल स्टोर, नतिया गली, अल्फरदोस में कराहती हुई अंजुम, मुझे कुछ याद नहीं रहा था। याद रहा था तो इतना कि मैंने अभी इस शख्स को देखा है जो जराइम और फितनागरी की दुनिया में यकता है, जो हलाकत, बर्बादी और तबाही का दूसरा नाम है और जिसे किसी शहर या किसी बस्ती में देखे जाने का मतलब उसके सिवा कुछ और नहीं कि उस शहर या बस्ती में बर्बादियां डेरे डालने वाली हैं। दिल की गहराइयों से सदा उभरी, या रब ये शख्स क्यों है यहाँ मेरे पाक वतन में, पाक फिजाओं में ये प्लीत सूरत क्यों नजर आई है? क्यों देखा है मैंने इसे यहाँ? एक ठेस सीने की गहराइयों से उभरी और मैं जैसे सदमे से पागल हो गया। मेरे अंदर से किसी ने पुकार कर कहा, शाहजहां इस शैतान को पकड़ो, इसे भागने न देना। ये निकल गया तो इस बस्ती में सरायत कर जाएगा, जहर बनकर जमीन की शरियादों में तोड़ जाएगा और क्यामत बनकर नशीबो फराज को ढांप लेगा। उसे पकड़ लो शाहजहां, खत्म कर दो इसे। कुदरत ने तुम्हें एक सुनहरा मौका दिया है, अगर बच चलता है तो इसे मार डालो। इससे एक लफ्ज का तबादला किए बगैर इसे गोलियों से छलनी कर दो। अजीब जुनूनी अंदाज में मैंने जैकेट की जेब थपथपाई, रिवाल्वर की मौजूदगी का यकीन किया और सामने खड़ी औरत को धकेलता हुआ सड़क की तरफ भागा। शैतान को लेकर वो शैतानी गाड़ी तकरीबन 200 गज आगे निकल चुकी थी। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली, इंजन स्टार्ट किया और गियर लगाकर एक्सीलरेटर पर पूरा दबाव बढ़ा दिया। निशान सनी कमान से निकले तीर की तरह पिजारों के पीछे लपकी। इर्द गिर्द खड़े लोगों ने हैरत अमेज खौफ से मुझे देखा और भाग भाग कर मेरे जद से निकले। मेरी निगाहें जीप की टेल लाइट पर जमी हुई थी। मैं रोड पर कुछ आगे जाकर ताजमहल और न्यू ताजमहल होटल के सामने रुकना पड़ा। एक गाड़ी पार्किंग के लिए रिवर्स हो रही थी जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया था। मैंने साइड से एक गाड़ी निकालना चाहिए लेकिन नाकामी हुई। देखते ही देखते दर्जनों हॉर्न बजने लगे और ट्रैफिक कांस्टेबलों की सीटियां गूंजने लगी। मैं चीख कर रह गया। ये चाह नताज की परवाह किए बगैर गाड़ी दौड़ाता चला जाऊं और जिस कीमत पर भी हो नीली जीप को झालूं। बेबसी के वो लम्हात मेरे लिए नाकाबिले फरामोश थे। पजारो जीप उस ट्रैफिक से निकलकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी और मेरा जी चाह रहा था कि स्टीयरिंग से सर टिका टिका कर खुद को लहूलुहान कर लूं। ट्रैफिक सार्जेंट मुझे कुन अखियों से देख रहा था। कालबन से एहसास हो गया था कि मैं किसी शदीद अजाब में गिरफ्तार हूं और पलक झपकने में उस ट्रैफिक के जाम से निकल जाना चाहता हूं। वो अपनी तोन संभाल कर आगे आया और मेरी गाड़ी के सामने से ट्रैफिक को रवा करने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ मुसलसल हारन पर जमा हुआ है और लोग ताज्जुब से मेरी तरफ देख रहे हैं। शायद वो मेरी ज़हनी हालत पर शक कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या क़यामत गुजरी है। उस ट्रैफिक जाम के सबब एक आदमखोर दरिंदा मुमकिन मौत की गिरफ्त से निकल गया है। कलांचे भरता हुआ बेखबर इंसानों के हजूम में गुम हो गया है। ये कितना बड़ा सानिया था। यहाँ पर किसी को कुछ खबर नहीं थी। ट्रैफिक बहाल होने में तकरीबन 2 मिनट लगे। रास्ता मिलते ही मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाने लगा। एक मरहूम उम्मीद के सहारे
मेरी निगाहें हर तरफ गर्दिश कर रही थी। जी चाह रहा था कि हर बंद दरवाजा तोड़ दूं और उसके पीछे झांक कर देखूं कि वहां नीली जीप तो मौजूद नहीं। तकरीबन 10 मिनट में यूं ही दीवानों की तरह नतिया गली की नीम तारीख सड़कों पर चकराता रहा। शैतान और शैतानी गाड़ी कहीं नजर नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता मेरी निगाहें अकबनुमा आईने पर मरकूज होने लगी। पिछले 10 मिनट से उस आईने में मुसलसल जगमगाहट नजर आ रही थी, बल्कि ये जगमगाहट अल-फरदौस से ही मेरे साथ थी। परसों से जो वसवसा मुझे घेरे हुए था वो आज हकीकत निकला था। मेरी निगरानी की जा रही थी। डार्क ब्लू रंग की जो सुजुकी कार मेरे पीछे आ रही थी उसे मैं अल-फरदौस के पार्किंग लॉट में भी देख चुका था। यकायक मेरे अंदर हैरत की एक शदीद लहर तोड़ गई। हथेलियां और उंगलियों के पूरे चलने लगी। मैंने गाड़ी का रुख खानपुर जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। नतिया गली से निकलते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि डार्क ब्लू गाड़ी मेरे ताक्कुब में है। मैं उसे ताक्कुब में रखकर तकरीबन 4 किलोमीटर आगे सुनसान सड़क पर लिया। अब मुझे किसी अंधे मोड़ की तलाश थी। खानपुर और नतिया गली के दरमियानी रास्ते में अंधा मोड़ तलाश करना ऐसे ही था जैसे हफ्जाबाद में तरबूज का खेत तलाश करना, लाहौर में दूध दही की दुकान ढूंढना या पेशावर में किसी खान साहब की दीद का आरजूमंद होना। थोड़ी देर में मुझे एक मुनासिब मोड़ नजर आ गया। मैंने गाड़ी मोड़ते ही किनारे पर खड़ी कर दी, रोशनियां बुझाई और फिर भरा हुआ रिवाल्वर थाम कर बाहर निकला। मुझ पर एक वहशतनाक मूड तारी हो चुका था और उस मूड के जेर असर हर मुमकिन खतरा हेज नजर आ रहा था। रिवाल्वर हाथ में लेकर मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। हस्बे तवक्का 20-30 सेकंड बाद डार्क ब्लू गाड़ी की रोशनियां चमकी और वो मोड़ से नमूदार हुई। गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर थी। मेरा और उसका दरमियानी फासला 20 मीटर से ज्यादा नहीं था। नतीजे में वही हुआ जो होना चाहिए था। जो ही मैं हेडलाइट्स की जद में आया, ड्राइवर ने इस्तरारी तौर पर ब्रेक दबा दिए। उसका गुमान में भी न था कुछ खाली सड़क पर इतनी सख्त सर्दी में यूं कोई उसका रास्ता रोके खड़ा होगा। टायरों ने एहतियाजी चीख मारी और गाड़ी लहराती हुई मेरी गाड़ी के पहलू में जा रुकी। उससे पहले कि मेरा मुताकिब सूरत-ए-हाल पूरी तरह समझ पाता, मैं तड़प कर गाड़ी तक पहुंचा। बायां हाथ अगले दरवाजे के हैंडल पर आया और दरवाजा झटके से खुल गया। क्या है? गाड़ी चलाने वाले के हल्क से नाकाबिले शनाख्त आवाज निकली। मुझे जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि कनपट्टी से छूने वाले रिवाल्वर ने फौरन ही सवाल खुनिंदा की तसल्ली कर दी थी। बदतम रोशनी में मैंने देखा वो तकरीबन 35 बरस का एक हट्टा कट्टा शख्स था। उसे देखते ही मियां वाली के कजले भेड़ू का तस्वुर जहन में आता था। खुशहाली और अमन के दौर में ऐसे भेड़ू ईद कुर्बान पर हमारे घर के आंगन में भी जिबा हुआ करते थे। मेरे सामने बैठे हुए भेड़ू ने गाड़ी की हम रंग शलवार कमीज पहन रखी थी। कदोकाल खालिस पंजाबी किस्म के थे। वो गाड़ी में तनहा था। खबरदार, मैंने फुनकार कर कहा। चालाकी दिखाई तो इसी जगह ठंडा ठार कर दूंगा। अपने लहजे की अजनबियत का एहसास खुद मुझे भी हो रहा था। ये लहजा मेरे अंदरूनी गजब का करिश्मा था। उसे सुनकर भेड़ू की आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसने कुछ कहने के लिए जहन खोला लेकिन फिर जुबान को जहमत कलाम दिए बगैर चपड़ा बंद कर लिया। मैंने अगले दरवाजे से हाथ दाखिल करके पिछले दरवाजे का खटका उठाया और दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया। क्या बात है? कौन हो तुम? शलवार कमीज वाले भेड़ू ने हिम्मत करके पूछा। मैं तेरा गुमशुदा बाप हूं। चल रिवर्स कर इस मां को और मोड़ कर वापस चल। देखो तो तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने तेरी दुम में नमदा फिट कर दिया है और अगर एंगी बैंगी करेगा तो टांगे चीर कर झोली में रख दूंगा। चल मेरा पुत्र, रिवर्स कर गाड़ी को। शलवार कमीज वाले ने एक बार फिर मेरे चेहरे पर निगाह दौड़ाई और जो देखा उसके नतीजे में चुपचाप गाड़ी रिवर्स करने लगा। मेरा रिवाल्वर बदस्तूर उसकी कनपट्टी पर था। बाएं हाथ से मैंने उसके निस्वारी कोट की जेबें टोली। एक जेब रिवाल्वर की गोलियों से भरा हुआ था। उसका मतलब था रिवाल्वर भी मौजूद है। जेबें टटोलने के बाद मैंने आगे झुककर डैशबोर्ड का खाना खोला तो रिवाल्वर की तलाश खत्म हो गई। हथियार हाथ से निकलते देखकर भेड़ू बुरी तरह कसमसाया लेकिन कुछ कर नहीं सका। मैंने देखा हिजानी कैफियत से उसका सारा जिस्म लर्ज रहा है। गाड़ी नतिया गली की तरफ 10 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी तो मैंने भेड़ू को रुकने का हुक्म दिया। उसने पथरीले किनारे पर उतार कर गाड़ी रोक दी। बाएं तरफ नशेब में तारीख ढलवान थी। चीड़ और देवदार के दो खामद दरख्त नामालूम पस्ती से उबर कर नामालूम बुलंदी तक चले गए थे। मैंने रिवाल्वर की यकबस्ता नाल भेड़ू की चर्बी तार गर्दन में धंसा दी। चल स्टीयरिंग मोड़ इस मां को नीचे उतार। क्या? मैं पश्तो में गुफ्तगू नहीं फरमा रहा। चल उतार इस गाड़ी को नीचे। तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? वो हकलाया। खराब तो नहीं लेकिन हो जाएगा और जब मेरा दिमाग खराब हो जाए तो मैं बंदे को ऐसी जगह गोली मारता हूँ कि वो पोस्टमार्टम कराते हुए भी शर्माता है। चल मां सदके उतार दे इस गाड़ी को नीचे। भेड़ू ने लरस कर गाड़ी ढलवान की तरफ मोड़ दी। उसे आगे और पीछे दोनों तरफ मौत नजर आ रही थी। ढलवान खतरनाक थी लेकिन मैं जानता था ऐसी खतरनाक भी नहीं। नथिया गली जाते हुए मैंने यहाँ रुक कर अंजुम को दूरबीन से बंदरों की खरमस्तियां दिखाई थी। ये सारा जंगल बंदरों से अटा पड़ा था।
मैं चूंकि दिन की रोशनी में यह जगह अच्छी तरह दिख चुका था, इसलिए मुझे यकीन था कि और कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन गाड़ी यहाँ उल्टेगी नहीं। 2 पहिए ढलवान से नीचे उतर गए तो भेड़ू ने भी ब्रेक लगा दिए, जैसे कोई पहाड़ी बकरा पत्थर से कूदते कूदते झिझक जाए। मैंने रिवाल्वर बेरहमी से उसकी गर्दन में धंसा दिया। आहनी नाल के दबाव में दुनिया की खतरनाक तरीन धमकी पोशीदा थी, मौत की धमकी, वजूद से अदम वजूद में चले जाने की धमकी। मजबूरन भेड़ू को पांव ब्रेक पैडल से हटाना पड़ा। गाड़ी झुरझुरी लेकर नशीब में उतरी और उछलती कूदती लपकती चली गई। करीबन 30 मीटर नीचे जाकर एक तनावर दरख्त से उसका तसल्ली बख्श टकराव हुआ। छनाके से हेडलाइट्स बुझ गई और विंड स्क्रीन तड़क गई। भेड़ू के मुंह से बेख्तियार बे की आवाज निकल गई। वो शक्ल सूरत के लिहाज से एक चढ़ा हुआ बदमाश था, लेकिन अचानक फंसा था, और उस बुरी तरह फंसा था कि बुखला कर रह गया था। देख लिया ना? वो जियाजी अंदाज में बुड़बुड़ाया। हाँ, देख लिया है, मैंने जवाब दिया। और अब जो तुमने देखना है वो अल्लाह किसी को न दिखाए। मेरे लहजे की सफाकी महसूस करके भेड़ू की आंखें और फैल गई। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो अपने लहजे में दुनिया भर की मासूमियत समेट कर बोला। यह लहजा सुनकर मुझे लगा जैसे अल-फरदौस के मेन गेट पर चकराने वाला खूंखार कुत्ता किसी शाख पर बैठकर चहक रहा है। मुसीबत में इंसान कैसे कैसे रूप बदलता है, अपने ही हाथों तराशे हुए अना और घमंड के खुदाओं को कितनी बेदर्दी से ठोकरें मारता है। यह खूंखार सूरत वाला बदफितरत शख्स अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोगों को तिगनी का नाच नचा चुका था, लेकिन उस वक्त खुद को मैसूर जानकर अल्लाह मियां की गाय बन रहा था। यूं बोल रहा था जैसे मुंह में दांत नहीं, रोटी को लोती कह रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज सुन रहा था, ना अदाकारी कर रहा था। मेरी निगाहों में तो एक शैतान का चेहरा घूम रहा था और कानों में फुनकारती हवाओं का शोर था। एक झटके के साथ मैंने भेड़ू के गले से ऊनी मफलर उतारा और उसकी ठोड़ी के नीचे से गुजारकर हेडरेस्ट के साथ गिरा दे दी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि भेड़ू मुजाहमत के लिए सिर्फ तैयारी ही पकड़ सका। वो जब कुछ करने के लिए तैयार हुआ तो उसकी गर्दन हेड रेस्ट के साथ फिक्स हो चुकी थी। अब वो जब तक हाथ पीछे ले जाकर गिरा न खोता, गर्दन को निशिस्त से आजाद नहीं करा सकता था, और मेरे हाथ में रिवाल्वर था। मैं ऐसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता था। वो फंसी फंसी आवाज में बोला, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुझे टाइम बम पर बिठा रहा हूं। क्या मतलब? उसने अगला कर पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे मालूम था बहुत जल्द मतलब उस पर वाजे हो जाएगा। गाड़ी के तबाहशुदा बोनट में से धुआं उड़ रहा था और प्लास्टिक वगैरह चलने की बू आ रही थी। ये आग गो के अभी मध्यम थी, लेकिन किसी वक्त भी फैलकर पेट्रोल लाइन या टैंकी तक पहुंच सकती थी। उसके बाद ये कार एक बम भी थी। मैंने दरवाजा खोला और करीब ही 20 फुट दूर एक चीड़ के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। रिवाल्वर का रुख भेड़ू की समत में था। यकाजक उसके हल्क से टरी टरी आवाजें निकली और बदहाजी के आलम में उसने खुद को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। वो सूरत हाल की तह तक पहुंच गया था और अब एक लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी से निकल जाना चाहता था। खबरदार, अपना हाथ मफलर से दूर रखो। खौफ की फरावानी में उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मेरी उंगली ने ऊपर तले 2 बार ट्रैगर पर हरकत की और 2 गोलियां धमाकों की आवाज से गाड़ी की निशिस्त में पवस्त हो गई। शोर से जंगल गूंज उठा और करीबी ठिकानों पर सोए हुए अनगिनत परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। कहीं नशीब से ख्वाबेदा बंदरों की चीखों पुकार भी सुनाई दी। उसके अलावा कुछ नामानूस आवाजें थी जिन्हें मैं अपनी तजुर्बाकारी के सबब किसी जानवर से मंसूब न कर सका। धमाकों ने वही काम किया जो हिस्टीरिया के मरीज के मुंह पर थप्पड़ करता है। भेड़ू ने लरज कर हाथ मफलर की गिरा से दूर हटा लिए। मुझे मत मारो, वो गिड़गिड़ाया। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहां से निकालो। उसकी निगाहें गाड़ी की सुलगते बोनट पर थी और वो दरवाजा खोलकर अपना निष्धड़ गाड़ी से बाहर निकाल चुका था। तहम मुझे इत्मीनान था कि जब तक मफलर की गिरा कायम है वो मुकम्मल तौर पर गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सपाट लहजे में पूछा। गुलजार अहमद, उसने फौरन जवाब दिया। क्यों पीछे कर रहे थे? मैं पीछा नहीं कर रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने कहा, देख बच्चे, जितनी देर करेगा उतना ही खतरा चढ़ेगा। अगर तेरे दिमाग में गोबर नहीं भरा हुआ तो पेट्रोल की बू तुझे आ रही होगी। आ रही है ना? उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया और एक बार फिर गर्दन छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करने लगा। मैंने ताक कर फायर किया। इशारिया 25 की गोली इस दफा उसके कान को छूती हुई गुजर गई। इस दफा वो चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, जो पूछो बता देता हूँ, लेकिन मुझे यहां से निकाल दो। तुम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैंने बेहद इत्मीनान से कहा, जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें यहां से निकलने नहीं दूंगा। बेहतर है कि मशीन की तरह बोलना शुरू कर दो, जो मैं पूछता जाऊं बताते जाओ। शायद ये गाड़ी फटने से पहले मेरे सवाल पूरे हो जाए। मेरे लहजे की कथियत ने गुलजार को जैसे लर्जे का बुखार चढ़ा दिया। गाड़ी की अंदरूनी रोशनी में मुझे उसका चेहरा मनहूस नजर आ रहा था।
सख्त सर्दी के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने की धारें बह रही थी। पूछो, क्या पूछते हो? वो गिड़गिड़ाया। तुम्हें आगा कादर जमान ने भेजा है? हाँ, उसने फुर्ती से जवाब दिया। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? 2 बंदे हैं, एक का नाम मुश्ताक और दूसरे का अकबर नियाजी है। हम बारी बारी तुम पर निगाह रखते हैं। अहमद रजाल शाही को क्यों मरवाया जा रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम, खुदा की कसम मैं नहीं जानता। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। मेरे ख्याल में फ्यूल लाइन लीक हो चुकी है, कार के आसपास पेट्रोल फैला हुआ है और आग इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। गुलजार ने घुटी हुई आवाज में कहा, जागीरदार साहब मुझे भूखे कुत्तों से रुचवा देंगे। मैंने कहा, ये तो जब होगा तब होगा, मगर ये गाड़ी अब तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देगी। गुलजार पर नफसियाती दबाव डालने के लिए मैं गाड़ी से कुछ और दूर चला गया। गुलजार ने खड़ा कर कहा, शाही साहब एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो जागीरदार साहब का कूड़ा सज्जन है। जागीरदार साहब के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, अपने सज्जन को बचा ले या शाही साहब को ठिकाने लगा दे। मेरे ज़हन में एक हफ्त रंग फुलझड़ी छूटी। मैंने लर्जा लहजे में पूछा, क्या जागीरदार का वो सज्जन भी इस वक्त नथिया गली में मौजूद है? हाँ, गुलजार के होठ से बेख्तियार निकल गया। मौत के खौफ ने उसकी मुजाहमती सोच को किरची किरची कर डाला था। मैंने अपनी निगाहें गुलजार की दहशतदा आंखों में काट दी और एक एक लफ्ज पर जोर देकर पूछा, क्या ये वही शख्स है जो अभी थोड़ी देर पहले नीली प्रचारों में पेट्रोल पंप की तरफ गया है? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चूहेदान में फंसे हुए गुलजार ने एक बार फिर फरियाद की। नहीं, पहले बताओ, क्या फिर मुझे छोड़ दोगे? नहीं, ये कोई वादा नहीं है। तुम अपना वक्त जाया मत करो, जल्दी बको। हाँ हाँ, ये वही शख्स है। गुलजार के सीने से कराहती हुई सदा बुलंद हुई। तुम जानते हो ये कौन है? मैंने ड्रामाई अंदाज में पूछा। नहीं, सिर्फ इतना पता है ये बॉर्डर पार से आया है, शायद चंडीगढ़ से या कपूरथला से। किसी बहुत बड़े चौधरी का पुत्र है। एक पूरा पिंड जला दिया था इसने, 10-12 बंदे भी मारे हुए हैं। गुलजार अपनी तरफ से सनसनीखेज इंकशाफात कर रहा था। मैं उसकी बेखबरी पर अफसोस करने के सिवा और क्या कर सकता था। उससे उस शख्स के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी इल्म नहीं था। वो खूनी आंधी को हवा का झोंका कह रहा था, कैंसर के नासूर को फिंसी बता रहा था। एक अफरियत का तारुफ उसने मुझसे मामूली कातिल के तौर पर कर रहा था। न जाने क्यों मेरी समात में वो अल्फाज गूंजने लगे जो किसी नासर नामी शख्स से उसके साथ ही ने कहे थे और मैंने 3 रोज पहले बूढ़े अता मोहम्मद की जुबानी सुने थे। हम क्यों डरे वो जिनकी लाशें सड़कों पर तड़पेगी और मुर्दा खानों में अकड़ेगी। इन अल्फाज की बाजगश्त उभरती और फैलती चली गई। सूती लहरें लपकती गई आगे और आगे, उस नीली पजारों तक जो किसी गैराज में, किसी पोर्च में या किसी चारदीवारी में खड़ी थी या फिर किसी सड़क पर भागी जा रही थी। यकायक मैं अपने ख्यालों से चौंक गया। सूरती गाड़ी के बोनट से 2 दफा भग भग की आवाज आई, फिर एक समाज शिकन धमाका हुआ और गुलजार समेत सुजुकी के परखचे उठ गए। मैं चंद लम्हे मबहूत खड़ा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। गाड़ी का एक जलता हुआ दरवाजा मुझसे सिर्फ 5 कदम के फासले पर पड़ा था। फिजा में अब तेजी से जलते प्लास्टिक की बू फैल रही थी। धमाका मेरी तवक्को से ज्यादा जोरदार था। सिर्फ पेट्रोल की टैंकी फटने से ऐसा शदीद धमाका हरगिज न होता। शायद गाड़ी में कोई आतिश की मादा भी रखा था। ये सारे ख्यालात 2-3 सेकंड के अंदर मेरे जहन से गुजरे। अचानक मुझे किसी के भागते कदमों की आवाज आई। मैं सकते किसी कैफियत से निकलकर आवाजों की तरफ मुतवज्जा हुआ। करीबी दरख्तों से एक साया सा निकलकर बड़ी तेजी से ढलवानों पर चढ़ रहा था। बिना सोचे समझे मैंने भी अपनी जगह से हरकत की और साहे के पीछे लपका। भरा हुआ रिवाल्वर बदस्तूर मेरे हाथ में था। मुझे अंदाजा हुआ कि भागने वाले ने पतलून कोट पहन रखा है, यानी वो कोई मुकामी शख्स नहीं था। उसके भागने का अंदाज मुझे वाज़ेह तौर पर सुर्ख झंडी दिखा चुका था। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा, मैंने चीख कर कहा। मेरी वार्निंग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर उसे रुकने की हिदायत की और इस हिदायत को बेअसर पाकर ट्रैगर दबा दिया। मैंने टांगों का निशाना लिया था लेकिन गोली भागने वाले को नहीं लगी। हाँ, इतना फायदा हुआ कि वो फिसल कर गिर गया। ये चंद सादों की मोहलत मेरे लिए बहुत थी। उससे पहले कि वो दोबारा उठकर भागता मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। सबसे पहले मैंने उसके दोनों हाथों का जायजा लिया। हाथ हथियार से खाली थे। मेरी भरपूर ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। वो उठता उठता फिर मुंह के बल गिरा। मैंने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। मेरा ख्याल था कि वो चिल्लाने की कोशिश करेगा, लिहाजा रिवाल्वर वाला बाजू मैंने उसके नीचे से यूं गुजारा कि उसकी गर्दन मेरी कोहनी के शिकंजे में दब कर रह गई। खाली हाथ से मैंने उसके बाल जकड़ लिए। वो घुटे हुए बदन का ताकतवर शख्स था, लेकिन ये जानते हुए कि मेरे हाथों में रिवाल्वर भी है उसने ज्यादा मुजाहमत नहीं की। गर्दन पर बेपनाह दबाव के सबब उसके हल्क से खर्र खर्र की आवाज बरामद हो रही थी। यह आवाज उस बात का ऐलान थी कि मेरा हरीफ चीखने चिल्लाने से कासिर है। मैंने उसके सर को 2-3 बार संगलास चट्टान से टेका और फिर खींचकर सीधा बिठा दिया। खबरदार, आवाज निकाली तो भेजा पिघला दूंगा। मैंने रिवाल्वर की नाल उसकी कनपट्टी से लगा दी। अब हम दोनों एक खुद रोज झाड़ी की ओट में डूब के बैठे थे। मुझे खदशा था कि कार में होने वाला जोरदार धमाका और फिर फायर की आवाज किसी को यहाँ खींच लाएगी। ये एक सुनसान इलाका था और सड़क पर भी आमतुरफ्त न होने के बराबर थी।
फिर भी किसी की मुदाखलत का खतरा अपनी जगह मौजूद था। कम से कम 5 मिनट हम अपनी जगह बिल्कुल बेहरकत बैठे रहे। शुरू के 1-2 मिनटों में तो मेरे हरीफ ने तड़पने मचलने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद को मेरे रहमो कर्म पर छोड़ दिया। उतरमानी उम्र का एक बदबूदार शख्स था। लगता था कई हफ्तों से उसने साबुन को हाथ नहीं लगाया। रही सही कसर शराब ने पूरी कर दी थी। उसके मुंह से अल्कोहल के भभके उठ रहे थे। कोट की जेब में एक पुआ उस वक्त भी मौजूद था। उसने हाथों पर स्याह दस्ताने चढ़ा रखे थे और गले में मफलर था। उस गेटअप से मुझे अंदाजा हुआ कि वो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर यहाँ पहुंचा है। 5 मिनट में गाड़ी के शोले मध्यम पड़ के मैं अपने शिकार को दबोचे उठा और घसीटता हुआ जाए हादसा पर लिया। यहाँ आग की वजह से खुशगवार हरारत मौजूद थी, लेकिन उस हरारत का मजाक किरकिरा करने के लिए सोखता गोश्त और प्लास्टिक की बू भी फैली हुई थी। मेरे शिकंजे में जकड़े हुए शख्स की निगाहें कार की तरफ थी और उन निगाहों में खौफ का तासुर उभरा तो मैं जान गया कि उसे गुलजार की जली हुई लाश नजर आई है। मैंने निगाहों को उस करीहा मंजर से बरमजा करने की जरूरत नहीं समझी और अपने शिकार को घसीटकर एक दरख्त की जड़ में बिठा दिया। गर्दन से बाजू हटा तो उसने पहली बार मुझे अपनी आवाज से मुतारफ करवाया। डेल ढोल के बरक्स उसकी आवाज खासी मुनहनी थी। यूं लगा जैसे सुल्तान राही बाबरा शरीफ की आवाज में बोल रहा है। मुमकिन था गर्दन पर पड़ने वाले दबाव ने उसके गले में ये निस्वानियत और मिठास भरी हो। वो कराह कर बोला, तुम कातिल हो, तुमने गुलजार को जान से मारा है। कादर जमान साहब तुम्हें कुत्ते की मौत मार देंगे। उसका ये फिक्रा मुझे समझाने के लिए काफी था कि यही वो दूसरा हरकारा है जो कादर जुमान के हुक्म पर मेरी निगरानी कर रहा है। मरहूम गुलजार ने उसका नाम मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी बताया था। मैंने बेपरवाही से रिवाल्वर को गर्दिश दी और फुनकार कर कहा, मेरे ख्याल में अगर अब मैं तुम्हें शूट कर दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। तुम खुद ही मुझे ये समझा चुके हो कि तुम्हें छोड़ने का मतलब कुत्ते की मौत मरना है और मैं अभी मरना नहीं चाहता। कुत्ते की मौत तो बिल्कुल नहीं। मैंने रिवाल्वर वाला बाजू बिल्कुल सीधा किया और उसकी पेशानी का निशाना ले लिया। चलो चलने की तैयारी करो। मेरे सर्द आवाज उभरी। कहां? वो लर्ज कर बोला, जहां तुम्हारे बड़े जा चुके हैं और जहां अभी तुम्हारा साथी पहुंचा है। कलमा वगैरह पढ़ लो भाई। अधेड़ उम्र मुशाकी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो ये भी जान चुका था कि मैं जो कह रहा हूं उसे अमली जामा पहनाने में ताखीर नहीं करूंगा, लेकिन जुबान से निकले अल्फाज वापस लेना भी नामुमकिन था। उसने बदस्तूर हठधर्मी का लहजा इख्तियार किए रखा और बोला, तो देखो तुम गलती पर गलती कर रहे हो। मैं जानता हूं गुलजार गाड़ी में आग लगने से मरा है, लेकिन मुझे गोली मारोगे तो यह सरासर कत्ल होगा। तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं? मैं सफाकी से मुस्कुरा दिया। अभी तुम मुझे कातिल करार दे रहे थे, अब इस मुकदमे से बरी कर रहे हो। उसने खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देखा, जैसे कोई अहम बात कहने से पहले तन्हाई का यकीन कर लेना चाहता हो। फिर उसकी लरसा आवाज ऊपर, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि खामोश रहूंगा। मैं समझूंगा मैंने यहाँ कुछ देखा ही नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर तुम कहो तो मस्जिद में जाकर बड़ी सी बड़ी कसम उठा लेता हूँ। ये बात हमेशा हम दोनों के दरमियान रहेगी। मैं वादा करता हूँ तुमसे। एक ही सांस में उसने तीसरी बार मुझसे वादा किया। उसका नशा हिरन हो चुका था, लेकिन इतना ज्यादा हिरन हो चुका था कि वो फिर बहकी बहकी बातें करने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जिंदगी की ख्वाहिश। मौत के सिवा उस वक्त वो हर चीज कबूल कर सकता था। वो कोई कमजोर शख्स नहीं था, मगर उससे चंद गज के फासले पर एक लाश पड़ी थी और उसको मौत की धमकी देने वाले का लहजा खौफनाक हद तक सच्चा था। मैंने रिवाल्वर की नाल नीचे झुकाई और मुश्ताक से चंद गज के फासले पर एक तरह से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे अपने ढब पर आते देखकर मुश्ताकी ने एकदम बड़ी बड़ी कसमें खानी शुरू कर दी और मुझ पर एतमाद बिठाने के लिए दीवारावार कोशिश करने लगा। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दिया, उस बीवी का वास्ता दिया जो साल में 6 महीने दर्द गुर्दा से तड़पती रहती थी और अपने बेशुमार मजबूरियां गिनवाई, जिनके सबब वो कादर जुमान की नौकरी करने और मुख्तलिफ तरह के एवज माँ बाप की गालियां सुनने पर मजबूर था। फिर उसने जान बचाने के लिए आखिरी दाव भी चल दिया। उसने वाशकाफ ऐलान किया कि मरने वाले की मौत से उसे खुशी नहीं हुई तो गम भी नहीं हुआ। वो कई मामलात में उसका रकीब था और उसकी मौत से उसे मुस्तकबिल में रूहानी और जिस्मानी सुकून हासिल होने की उम्मीद है, वगैरह वगैरह। कितनी भयानक शय है मौत। आकिल बाल के इंसान भी बच्चे की तरह भिलकने और हीले करने पर मजबूर हो जाता है। मुश्ताकी मुझे कायल करने के लिए जितना जोर लगा रहा था, मेरे अंदर उसके लिए उतनी ही बेरहमी परवान चढ़ रही थी। दिल का मौसम तो उस वक्त बदल गया था जब 1 घंटा पहले मैंने मेडिकल स्टोर में शैतान की सूरत देखी थी। अब एक शख्स को जहन्नुम वासिल करने के बाद सीने में होंकती हुई दरिंदगी जोबन पर आ गई थी। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इस वक्त मैं एक तो क्या 8-10 अफराद को भी अदम आबाद का टिकट थमा सकता था। तहम तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए मैंने मुश्ताकी को बोलने का मौका दिया। जब वो खूब बोल चुका तो मैंने उससे कहा कि वो अपने दोस्ताना अज़ाइम के सबूत में मेरे चंद सवालों के जवाब दे। उसे तारीकी के आईने में मौत की शक्ल नजर आ रही थी। इनकार उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। मैंने पूछा और वो फर बोलने लगा।
उसने तस्दीक की कि उसका नाम मुश्ताकी है। उसका तीसरा साथी अकबर न्याजी आज शाम ही जंग वापस चला गया था। मुश्ताकी ने यह वजाहत भी की थी कि मरने वाला गुलजार अलफरदोस के अंदर मेरी निगरानी करता था, जबकि वह और अकबर न्याजी ये काम अलफरदोस के बाहर अंजाम देते थे। मैंने पूछा कि गुलजार मेरी निगरानी के लिए अलफरदोस में बगैर एक अदद खातून के क्यों कर कुछ सका। जवाब में मुश्ताक ने बताया कि उसके साथ एक अदद खातून भी मौजूद थी और वो अब भी कमरा नंबर 28 के आरामदेह बेड पर लेटी गुलजार का इंतजार कर रही होगी। मैंने मुश्ताकी से खातून का नाम, हुलिया, हस्ब नस्ब सब कुछ पूछ लिया। मेरे पूछने पर मुश्ताकी ने वजाहत की कि जागीरदार को रिपोर्ट पहुंचाने का जिम्मेदार अकबर न्याजी था। वह परसों वापस आएगा और उसकी वापसी से पहले अगर कोई अहम इतला होती तो जागीरदार साहब से गुलजार ने फोन पर राब्ता कायम करना था। जो हम बातें मुश्ताक मुझे बता सकता था बता चुका था। अब मुझे उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। उसने मुझे अपनी बहुत सी परेशानियां और उलझनें बताई थी। मैंने उसे उन तमाम उलझनों से आजाद करना बेहतर समझा। उस जैसे शोहर की कमाई और बाप के साए से लवाकीन महरूम ही रहते तो अफसल था। रिवाल्वर का रुख उसके चेहरे की तरफ किए किए मैं उसके करीब पहुंचा और अचानक अपना दाहिना बाजू उसकी गर्दन में हमाइल कर दिया। मेरे बाजू की मखसूस गिरफ्त गैर मामूली तौर पर सख्त थी। जैसा कि आप इससे पहले सुन चुके हैं कि कारबीन जैसे तनोमंद बदमाश भी इस गिरफ्त में आकर चिड़िया की तरह फड़फड़ाते थे। थोड़ी देर पहले मैंने मुश्ताक को अपने उसी दाव में पूरे 5 मिनट तक बेबस किए रखा था। ये कोई मामूली दाव नहीं था। एक मर्तबा बाजू अपनी जगह जमता था तो हरीफ के हर अज़ो बदन की बागडोर मेरे हाथ में आ जाती थी। हरकतों संगनात से लेकर बसारत, समात और गोयाई तक सब कुछ मेरे बाजू के ताबे हो जाता था। उस मौके पर मकबूजा शख्स को बेहोश या राहे अदम करना मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं होता था। गिरफ्तारी से पहले अपनी मारधाड़ से भरपूर जिंदगी में मैंने 20 मरतबा यह दाव इस्तेमाल किया था और शायद ही कभी नाकामी हुई हो। हाँ, चंद बार जरूर यह हुआ कि जिस शख्स को मैंने बेहोश करना चाहा वो हशर तक के लिए बेहोश हो गया। एक ऐसा ही संगीन लेकिन दिलचस्प वाकया मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था मुश्ताकी का। मेरे हत्थे चढ़ने के बाद उस शख्स ने जुबान से जो पहला फिक्र अदा किया था उसने उसकी मौत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी। यानी वो इकरार कर चुका था कि वो कादर जुबान का करिंदा है और कादर जुबान का ताल्लुक किस परिंदे से है ये मैं अभी थोड़ी देर पहले जान गया था। उस हवाले से अब मुश्ताकी के लिए मेरे दिल में रहम की कोई रमक नहीं थी। मैंने उसकी गर्दन में लिपटे बाजू को मखसूस हरकत दी। हड्डी टूटने की मानूस आवाज आई। चंद झटकों के साथ मुश्ताक वजूद से अदम वजूद में चला गया। यह अमल बेहद खौफनाक होने के बावजूद मेरे लिए नया नहीं था। मैंने गर्दन झुकाकर देखा। कार के चंद जलते हिस्सों की रोशनी में मुश्ताक की आंखें खौफ से कुशादा नजर आती थीं। गालिबन उसे आखिरी वक्त में ही एहसास हो सका था कि उस पर क्या गुजरी है। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पूरी तरह गर्म था। हर अज़ू में बेनाम तवानाई की बर्क कूद रही थी। मैंने तेजी से अपने शिकार की जेबें टटोली। शराब का पौवा बरामद किया। उसमें से अभी 1-2 घूंट पिए गए थे। मैंने ढक्कन धातु से घुमाकर बोतल का मुंह खोला और मुश्ताक के लिबास पर उम्मुल खबाइस का छिड़काव सा कर दिया। बाकी शराब दोबारा जेब में रख ली। फिर उसे घसीट कर सुलगती हुई गाड़ी के करीब डाल दिया। मेरे साथ धींगा बुश्ती के दौरान मुश्ताकी ऊंधे मुंह गिरा था। उसके चेहरे पर खासी चोटें आई थी। अब वो जिस तरह कार के करीब पड़ा था देखकर पहला ख्याल यही आता था कि वो कार के हादसे में जा बाक हुआ है। हादसे के वक्त वो उछल कर कार से दूर जा गिरा है और यूं चलने से बच गया है। जैसा कि मैंने बताया है मुश्ताकी के गले में मफलर था, लिहाजा मेरे गर्दन तोड़ दाव का शायबा तक उसकी जिल्द पर महसूस नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे कार के करीब ऐसे रुख से डाला था कि वो ड्राइवर सीट से लुढ़का हुआ नजर आता था। ये सूरत हाल तफ्तीश करने वालों के लिए और भी गुमराहकुन साबित हो चुकी थी। क्योंकि मुश्ताक नशे में था लिहाजा सोचा जा सकता था कि बदमस्ती के सबब वो पुरखतर रास्ते पर कार को काबू में नहीं रख सका और अपने हमराही समेत लुकमा अजल बन गया। मौके पर जरूरी इंतजाम करने के बाद मैंने वहां एक पल भी ठहरना मुनासिब नहीं समझा। ढलवान तय करके मैं सड़क पर आया और उस स्कूटर या मोटरसाइकिल की तलाश में निगाहें तुड़ाने लगा जिस पर मुश्ताक यहां पहुंचा था। मेरी तलाश रायगाह नहीं की। जल्द ही मुझे कुछ फासले पर एक स्कूटर का हेवला दिखाई दे गया। यह स्कूटर मोड़ से कोई 100 गज दूर एक बड़े पत्थर की ओट में खड़ा हुआ था। मुताद नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेता मैं स्कूटर तक पहुंचा। स्कूटर का हैंडल कफल से आजाद था। मुश्ताकी के दस्ताने अब मेरी जेब में थे। मैंने दस्ताने पहने, किक लगाई और मौके से रवाना हो गया। अपनी कार तक पहुंचने में मुझे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। यहाँ मैंने स्कूटर खड़ के किनारे चीड़ के खुश्क पौधों में छुपाया। जिब से रुमाल निकालकर मुख्तलिफ जगहों से उंगलियों के निशानात साफ किए और अपनी कार की तरफ बढ़ाया। करीबन 15 मिनट बाद मेरी गाड़ी तूफानी रफ्तार से अलफरदौस के मेन गेट में दाखिल हुई। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। लगता था अगर जल्द ही मैंने अपना सीरा किसी के सामने खोल न दिया तो वो फट जाएगा।
लेकिन किसके सामने खोलता मैं अपना सीना? यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, और सुनता भी तो क्या समझता? उसे क्या मालूम होता कि वो नजस दरिंदा है जो इन खूबसूरत कोहसारों में घूमता पाया गया है। मैंने गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकी और भागता हुआ अपने कमरे पर पहुंचा। मेरी पहली दस्तक पर अंजुम ने दरवाजा खोल दिया। शायद वो दरवाजे के पास ही मौजूद थी। उसका चेहरा शिकों की आमाजगाह बना हुआ था। मैं उसे कह कर गया था कि नीचे डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, और अब पूरे 2 घंटे बाद वापस आया था। उन 2 घंटों में मैं 2 आदमी ठिकाने लगा चुका था। एक गाड़ी मेरे हाथों तबाह हो चुकी थी, और ऐसे शख्स की दीद मेरी आंखों का करार लूट चुकी थी जो जराइम की दुनिया का माना हुआ आफत ज़्यादा था। कहाँ गए थे आप? अंजुम के लहजे में बेपनाह नाराजगी और बेचैनी छलक रही थी। लगता था मेरी गुमशुदगी की परेशानी ने उसके लिए दर्दकश गोलियों का काम किया है। उसके चेहरे पर अज़ियत के आसार नहीं थे, सिर्फ मेरे इंतजार का कर्ब था। मैंने अपने पीछे जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसे शानों से थाम कर सोफे पर लिया। वो इंसानी मुट्ठी में बंद चिड़िया की तरह लरज रही थी। बाल मुंतशिर और लिबास बेतरतीब था। मैंने कहा, आई एम सॉरी अंजुम, मैं तुम्हारी दुआ लेने नतिया गली चला गया था। रास्ते में गाड़ी खराब होगी। मैं फोन करना चाहता था, लेकिन पता नहीं लाइनों में क्या खराबी थी। कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं हो सका। आई एम रियली सॉरी डियर। अंजुम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने फिर उसका शाना थपथपाया। वो नाक से सू सू की आवाज निकालते हुए बोली, आपको अंदाजा नहीं ये 2-2.5 घंटे मैंने कैसे गुजारे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। मैंने अंजुम की दुआ निकालने के लिए जैकेट की जेब में हाथ डाला, और उसी वक्त मुझे याद आया कि दवा तो मैंने ली ही नहीं। मैं मेडिकल स्टोर में दाखिल ही हुआ था कि शैतान की सूरत नजर आ गई थी, और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मैं सुटपटा कर रह गया, लेकिन उससे पहले कि मेरा ज़हन कोई बहाना तराशता, अंजुम ने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी। बोली, नहीं, अभी दवा रहने दो, अभी मैं ठीक हूँ, जरूरत पड़ी तो ले लूंगी। उस बेचारी को क्या मालूम था कि मैं उसके लिए दवा लेने गया था और अपने लिए दर्द ले आया हूँ। ऐसा बेकराह दर्द जो गुजरने वाले हर लम्हे के साथ बढ़ता और फैलता जा रहा है। अब रात के 10:30 बज चुके थे। अंजुम के पर्स में 2 नींद आवर गोलियां मौजूद थीं। मैंने इसरार करके उसे एक गोली खिला दी और सोने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। वो गाहे गाहे गौर से मेरा चेहरा देखने लगती। शायद खतरात को सूंघने वाली मखसूस निस्वारी हिस्स उसके अंदर भी जाग चुकी थी। क्या बात है? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, आप कुछ उखड़े उखड़े हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, कहीं किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? ये तुम क्यों पूछ रही हो? आपकी जैकेट पीछे से खराब हो रही है, लगता है कहीं गिरे हैं आप। मुझे फौरन मुश्ताकी के साथ होने वाली थी गामुश्ती याद आ गई, लेकिन फौरन ही जवाब भी सूझ गया। मैंने कहा, तुम्हें बताया तो है कि गाड़ी खराब हो गई थी। उस वक्त मैकेनिक ने कहाँ मिलना था, खुद ही नीचे घुसकर ठोका ठाकी करनी पड़ी। ये देखो, हाथ भी छिल गए हैं। ओके, गुड नाइट, उसने कहा और करवट बदल कर लेट गई। अंदाज से साफ जाहिर था कि मेरे जवाब से उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। अंजुम की खातिर मुझे करीबन 1 घंटा और इंतजार करना पड़ा, जब मुझे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो गई है और अब 2-3 घंटे तक करवट नहीं बदलेगी। तो मैंने लिबास बदला और दरवाजा मकफिल करके बाहर निकला। यानी शब का अमल था। घड़ी की सुइयां 12 के हिंसे पर गले मिलने के लिए करीब तर हो रही थी। बालकोनी में निकलते ही सर्द हवा के झोंकों ने मेरा इस्तकबाल किया। उस वक्त गर्म कमरे में से निकलना और अपनी तरह किसी दूसरे को बेआराम करना कतई नामुनासिब था, लेकिन हालात ऐसे थे कि जो नामुनासिब था वही ऐन मुनासिब हो गया था। मैं भी कुछ देर पहले उन आंखों की रोशनी बुझा आया था जो मुझ पर निगरान थी। अब साहिद साहब से मुलाकात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। मैं नफे तुरे कदमों से साहिद साहब के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी तीसरी या चौथी दस्तक पर अंदर से किसी की ख्वाबीदा आवाज उभरी। यकीनन ये साहिद साहब थे। कौन है? चंद लम्हे बाद दरवाजे के बिल्कुल करीब से उनकी आवाज आई। दरवाजा खोलिए सर, आपके लिए टेलीग्राम है। मैंने वेटर के लबो लहजे में जवाब दिया। चुटकी ने हरकत की और दरवाजा खुल गया। मैं इशारिया 25 का रिवाल्वर पहले ही हाथ में ले चुका था जब साहिद साहब ने मुझ पर निगाह डाली। रिवाल्वर की सर्द नाल उनकी पेशानी को छू चुकी थी। उनकी आंखें फटी रह गईं। मैं तेजी से उन्हें धकेल कर अंदर दाखिल हुआ और अपने कब दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में नील को बल्ब जल रहा था। बल्ब की रोशनी में साहिद साहब ने बगौर मेरा जायजा लिया। वो जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उनकी आंखों से उनके जहन की नकलो हरकत नजर आ रही थी। उनके बर्ग रफ्तार जहन ने बड़ी सराहत से बाहुसाल का फासला तय किया और लाहौर जेल में पहुंच गए। फिर जरा सी देर में वो मुझे पहचान गए। उनकी कुशादा आंखें कुछ और कुशादा होगी। शहादत की उंगली मेरे चेहरे की तरफ उठी और लर्जां होठों से कांपती आवाज बरामद हुई। तुम तो शाहजहां हो, तुम जेल में थे। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने सरगोशी की। किसी गरीबी कमरे से मिसेस साही की नींद में डूबी हुई आवाज आई। कौन है जी? मैंने साहिद साहब की पेशानी पर रिवाल्वर का दबाव बढ़ा दिया। मेरी आंखों की खामोश हदायत पर साहिद साहब ने फौरन अमल किया। वो अपनी मुर्तइश आवाज को हद्दुल इम्कान काबू में रखते हुए बोले, कोई नहीं वेटर था, सो जाओ। मैंने रिवाल्वर पेशानी से हटाकर साहिद साहब की कमर से लगा दिया। ये सब कुछ करने के लिए मुझे खुद पर बहुत जबर करना पड़ रहा था। उस साथ वाले कमरे में कौन है? मैंने पूछा। मेरी बेटी, साहिद साहब ने जवाब दिया। और पिछले कमरे में बच्चे मुलाजम के साथ सो रही हैं। किस कमरे में जाना पसंद करेंगे आप? मैंने पूछा। तुम चाहते क्या हो? साहिद साहब पहली मर्तबा कुर्राए। यह आपको इत्मीनान से बैठकर बताऊंगा। इस रिवाल्वर को जेब में रख लो। वो तो हक्कुम से बोले, जब तक तुम इस छत तले हो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये मेरा वादा है। मैंने कहा, मुझे आपके वादे पर सो जान से एतबार है, लेकिन आपके अहले खाना ने तो कोई वादा नहीं किया।
मुमकिन है आपका मुलाजिम या आपके लड़कों में से कोई फोन के डायल में उंगली घुमा दे। नहीं होगा ऐसा, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने एक लफ्ज कहे बगैर रिवॉल्वर जेब में रख लिया। मुझे साहिब साहब के कॉल पर पूरा एतबार था। साहिब साहब ने साथ वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। दूसरी दस्तक पर अंदर रोशनी हुई, फिर दरवाजा खुला और एक कयामत चौखट पर नजर आई। वो एक हसीन और नोखेज लड़की थी और सरतापा नींद के खुमार में चूर। कोई कैमरा उसे अपनी आंख में महफूज कर लेता तो ख्वाबेदा हुस्न के उन्वान से एक शाहकार फोटोग्राफ वजूद में आ सकता था। उसने एक निगाह गलत अंदाज मुझ पर डाली, फिर झिझक कर एक बाजू मोड़ा और सीने पर रख लिया। उसके साथ ही उसकी सवालिया नजरें साहिब साहब की तरफ उठ गई। बेटा, मेहमान आ गए हैं, आप जरा मामा के कमरे में चली जाएं। दुशीजा के चेहरे पर नागवारी की शिकन उभर कर गायब हो गई। ओके पापा, वो लहजे में मुलायमत समेट कर बोली, लेकिन उससे पहले कि वो रुख फेरती उसकी निगाहें पलटी और एक बार फिर मेरे चेहरे पर चमक गई। मैं जानकर हैरान हुआ कि वो मेरी शबाहत में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। मुझे बगौर देखने के बाद उसने एक बार फिर साहिब साहब की तरफ देखा। इस बार भी उसका अंदाज सवालिया था। मुझे साहिब साहब की आंखों में हल्की सी सरसैमकी नजर आई। कोई बात थी जो खामोशी की जुबान में बाप बेटी के दरमियान हुई थी। फिर यह बात बेटी के होंठों पर आ गई। वो हैरत अमेज नजरों से मुझे देखते हुए बोली, पापा ये वही तो नहीं? मेरा मतलब है शाहजहां साहब जो लाहौर जेल में। नहीं नहीं, रजाल साहिब साहब ने तेजी से बेटी की बात काटी। ये वो नहीं है, एक पुराने वाकफकार हैं, अपने किसी काम से आए हैं। ओह, लड़की के होंठों से निकला। वो उलझी हुई नजरों से मुझे देखती वापस कमरे में गई। गालबन बेडशीट दुरुस्त करने गई थी। चंद लम्हों बाद वो वापस आई। उसके हाथों में टेंस शूज थे। एक तिरछी नजर मुझ पर डालती हुई दूसरे कमरे में चल गई। हम कमरे के अंदर आ गए। ये कमरा खूब रास्ता था। फिजा में भीनी सी निस्वानियत की महक रची हुई थी। हम दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। साहिब साहब भी स्लीपिंग सूट में थे। वो अब अपने असाब पर मुकम्मल काबू पा चुके थे और गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रहे थे। एक सिगरेट सुलगाकर बोल, गालबन तुमने बाल रंगे हुए हैं और आंखों का रंग भी तब्दील कर रखा है। आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। 2-2.5 माह पहले तुम्हारे फरार की खबर मेरी नजरों से गुजरी थी, लेकिन ये वहमो गुमान में भी ना था कि तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। मेरे वहमो गुमान में भी बहुत कुछ नहीं था साहिब साहब, लेकिन वो सब कुछ हुआ है जो मैं बड़ी खामोशी से अटक जेल में अपनी सजा के दिन गिन रहा था। अचानक फिर तूफान के दहारे पर बहने लगा हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अचानक मुझ पर क्या बीती है। साहिब साहब ने कहा, शायद तुम मुझे कोई कहानी सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे पास आपसे भी कम वक्त है साहिब साहब, मैंने तुरंत जवाब दिया। मालूम नहीं किस घड़ी क्या आफत टूट पड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसे शख्स को यहाँ देखा है कि आप सुनेंगे तो कई रातों तक आप भी चैन की नींद से महरूम रहेंगे। पहलियां मत बुझाओ, वो गुर्राए। मैंने गहरी सांस लेकर साहिब साहब की आंखों में झांका और कहा, जनाब आपसे तकरीबन 4 घंटे पहले नतिया गले के मेन बाजार में मैंने शंकर शिखरा को एक मेडिकल स्टोर से निकलते देखा है। अपना फिक्रा अदा करके मैं साहिब साहब के तासरात देखने में मसरूफ हो गया। मेरी इत्तला ने उन्हें बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो कैसे हैरान हुए, लेकिन यह हैरानी मेरी तवक्कुआत से कम थी। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि साहिब साहब पहले से उस बारे में सब कुछ जानते हैं। वो बोले, कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बहुत करीब से उसे देखा है, उसका पीछा किया है और नथिया गली की भूल भलियों में उसे खोया है। साहिब साहब की फराग पेशानी पर शिकने नमदार हुई। मेरे सीने पर गिरे हुए कोहे गरां का कुछ बोझ जैसे अचानक साहिब साहब के सीने पर मुंतकिल हो गया था। वो किसी गहरे कुएं से आती हुई आवाज में बोले, अगर वाकई ऐसा है तो बहुत तशवीशनाक है। चंद हिलों में रिवाल्वर हम दोनों के दरमियान से हट गया था, जिसने थोड़ी देर पहले साहिब साहब की पेशानी को छुआ था। एक गमे मुश्तरिक ने हम दोनों को मफरूर और जेलर की नशिस्तों से उठाकर एक ही कारदार मसनद पर बराबर बराबर ला बिठाया था। मेरे ख्याल में एतबार की वो फिजा जो मैं बसद कोशिश भी कायम न कर सकता, उसे एक नाम ने पलक झपकने में कायम कर दी थी। बहरहाल साहिब साहब की आंखें कह रही थीं कि वो मेरे फरार की रोदाद शुरू से सुनना चाहते हैं। मैं तो खुद ये सब कुछ बताने को बेताब था। उनका मद्दा जुबान पर आते ही मैंने हकीकत हाल की किताब उनके सामने खोल दी। मैंने अटक जेल में खुद पर होने वाले हमलों के तज़किरे से स्टार्ट लिया और कादर ज़मान की मेहमान नवाजी से लेकर अपनी बहन की बेबसी तक और खुद पर थोपे गए मिशन से लेकर शंकर शिकरा के दीदार तक सब कुछ साहिब साहब के गोश गुजार कर दिया। उनसे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी जिंदगी का एक एक वर्क उनका पड़ा हुआ था। ये नए वर्क भी उनकी नजर में आ ही जाने थे। मैं न पढ़ता तो वो खुद पढ़ लेते। सिर्फ मैंने एक बात उनसे छुपाई थी और वो ये कि मैं जिस शख्स को कत्ल करने जंग से निकला हुआ हूँ वो खुद साहिब साहब हैं। मेरी पूरी कथा सुनने के बाद उन्होंने एक गहरी आह भरी और हाथ पूछ पर बांध कर कमरे में टहलने लगे। उनका चेहरा अब इज़्तिराब की आमाजगाह था। वो बड़ी तेजी से हालात पर गौर कर रहे थे। कहने लगे, तुम्हारी बातों से शंकर शिकरा और कादर जमान का ताल्लुक साबित होता है। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। कादर जमान उस शख्स को रास्ते से हटाना चाहता है जो शंकर शिकरा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो बोले, तुम्हारी इतला के लिए बता रहा हूँ,
कि आला हुकाम शंकर की आमद से 2 हफ्ते कबल आगाह हो चुके हैं। मैं बजाते खुद उसकी गिरफ्तारी में दिलचस्पी ले रहा हूँ। ये पूरा केस मेरी निगाह में है। मेरी नजर में तो कोई ऐसा शख्स या पार्टी नहीं है जो पुलिस के अलावा शंकर की आमद से आगाह हो और उसे मार गिराने की फिक्र में हो। मैंने जवाब दिया, जनाब, मैंने कब कहा है कि मैं जिस शख्स को कत्ल करने निकला हूँ वो गैर सरकारी आदमी है या पुलिस से उसका ताल्लुक नहीं? क्या मतलब? साही साहब ने कहा। फिर अचानक उनके चेहरे पर ज़लज़ले के इब्तदाई आसार नमूदार हुए। उनकी कुशादा आंखें मेरे चेहरे पर जम कर रह गईं। वो मुर्तहिश आवाज़ में बोले, तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो आप समझ रही हैं। मैंने जवाब दिया, मैं एक पुलिस ऑफिसर की जान लेने के मिशन पर हूँ और अलफरदोस में मेरी मौजूदगी उसी सिलसिले की कड़ी है। साही साहब की हैरत में कुछ और इजाफा हुआ और वो अजीब लहजे में बोले, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। मैंने सपाट लहजे में कहा, मैं आप ही के कत्ल पर मामूर हूँ जनाब। पिछले 3 रोज से एक लड़की के साथ यहाँ मौजूद हूँ और आपसे मिलने का मौका तलाश कर रहा हूँ। मेरे अल्फाज किसी धमाके से कम नहीं थे। साहिब साहब के होंठ सिकुड़ गए। उसके साथ ही मेरा हाथ रिंग कर रिवाल्वर से करीब तर हो गया। मैं साहिब साहब का पुरस्कार था और वो मेरे कदरतान थे, लेकिन यह मौत और जिंदगी का मामला था और उससे मेरी बहन की जान और आबरू भी नती थी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। अगर साहिब साहब मुझ पर काबू पा लेते तो मैं यह बाजी हार जाता और नतीजे में जमाने भर की सख्तियां मेरी फूल जैसी बहन पर चढ़ तोड़ती। मैं यहाँ खुद को साहिब साहब के हवाले करने नहीं आया था, उनसे एक डील करने आया था और इस डील के दौरान बहरहाल मुझे वापसी का रास्ता खुला रखना था। बेशक साहिब साहब मुझे उस छत तले अमान दे चुके थे, लेकिन खुद को 100% उनके रहमो करम पर छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हाँ साहिब साहब, मैंने सिलसिला काम जोड़ते हुए कहा, मैं आप ही के कत्ल पर मामूर हूँ और ये भी आप जान चुके हैं कि यह जिम्मेदारी उठाने पर क्यों मजबूर हुआ हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना है और मेरा जो गुनाह है वो भी मुझे बता दीजिए। अगर अपने जराइम की सजा में जेल काटना मेरी जिम्मेदारी थी तो क्या जेल से बाहर मेरी आबरू की हिफाजत कानून की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर थी तो फिर मेरी बहन का अगवा क्यों हुआ? क्यों उस हरामी कादर जमान की उशरत कदे में पहुंची और क्यों अब तक वहां है? साहिब साहब, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं कैसी आग सीने में छुपाए हुए हूं। 3 बरस पहले लाहौर जेल में उस आग को आपने अपनी बातों से महत्म किया था। अब यह आग भड़क कर मुझे चाट रही है। मैं सच कह रहा हूं साहिब साहब, इस दफा बहुत कुछ चल जाएगा। मेरा लहजा बतदरीज गिरफ्त और तुंद होता जा रहा था। अचानक बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। साहिब साहब ने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। दूसरी तरफ अलफरदोस का मैनेजर था। मैंने उसे उसकी आवाज से पहचाना। वो खासा घबराया हुआ था। मेरे कान दरवाजे की दूसरी जानिब से आने वाली आवाजों पर लग गए। मैनेजर हादसे का जिक्र कर रहा था। गुफ्तगू में 2-3 बार कार का जिक्र आया था। मैं उस पर पूरी तवज्जो देने पर मजबूर हो गया। चंद कदम चलकर मैं खिड़की की तरफ आया। यहाँ से राहदारी में होने वाली गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर सुनाई दे सकती थी। मैनेजर साहिब साहब को बता रहा था कि अलफरदोस में ठहरा हुआ गुलजार नामी एक शख्स कार के हादसे में जाँ बहक हो गया। उसके साथ एक और शख्स हलाक हुआ है। दोनों की लाशें और तबाहशुदा कार अभी थोड़ी देर पहले नतिया गली जाने वाली सड़क के किनारे मिली हैं। पुलिस की तरफ से मैनेजर हसनैन शाह को बुलावा आया था और वो साहिब साहब तो दरख्वास्त करने आधमका था कि मुतलका इंस्पेक्टर को एक कॉल करते ताकि मामला उलझ न पाए। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा होता था कि हादसे में तबाह होने वाली कार अलफरदोस की मलकियत है। मैनेजर हसनैन शाह न सिर्फ साहिब साहब को जानता था बल्कि उनसे करीबी मरासम भी रखता था। साहिब साहब ने उससे मुतलका थाने का फोन नंबर लिया और कॉल का वादा करके रुखसत कर दिया। साहिब साहब के लौटने से पहले मैं सोफे पर बैठा। वो आए तो मैं सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, एक हादसा हो गया है मेन रोड पर, 2 आदमी मारे गए हैं। शायद ड्राइवर नशे में था। फिर वो टेलीफोन सेट की तरफ बढ़े और मुतलका थाने के नंबर डायल करने लगे। 3-4 मरतबा डायल करने के बावजूद नाकामी हुई। इस दौरान मैनेजर हसनैन फिर दरवाजे पर आधमका। लगता था मुतलका पुलिस ऑफिसर से उसकी कोई पुरानी जान पहचान है, जिसके सबब वो तनहा पुलिस स्टेशन जाते कतरा रहा था। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद साहिब साहब कमरे में वापस आए। मुझे कहने लगे, मुझे थोड़ी देर के लिए मैनेजर के साथ जाना है, तुम अपने रूम में वापस जाओ, मैं भी 1 घंटे में तुमसे फिर राब्ता करता हूँ। मैंने इकरार में सर हिलाया और उनके साथ ही बाहर राहदारी में आ गया। यूं ही मैं राहदारी में पहुंचा, एक साया सास्तून की ओर से निकला और अफरियत की तरह मुझसे लिपट गया। ये एक तनोमंद शख्स था। उसने अक्सर से मुझे यूं जकड़ा कि मेरे दोनों बाजू उसके जप्फे में आ गए। एक सफेद पोश शख्स सामने से बरामद हुआ। उसे देखते ही मैं जान गया कि वो सादा लिबास में पुलिस वाला है। हाथ घुमाकर एक तूफानी मुक्का उसने मेरे चपड़े पर रसीद किया। मैंने भनाकर सर के पिछले हिस्से की जर्ब जफ्फा मारने वाले की नाक पर रसीद की। ग्रिस्ट जरा ढीली हुई तो मैं तेजी से उल्टे पांव पीछे हटा और उसे एक दीवार से टकरा दिया। उसने करा कर मुझे अपने बाजुओं से आजाद किया। मुक्का मारने वाला सादा पोश फिर मेरी तरफ झपट रहा था। मैंने सीधी टांग उसके सीने पर रसीद की और वह हवा में उछल कर साहिब साहब के कदमों में गिरा। राहदारी में एकदम ही मार धाड़ शुरू हो गई थी। 2 सादा पोशों को पसपा करके मैं पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ भागा। जहन में यही ख्याल था कि साहिब साहब ने मुझसे धोखा किया है। उन्होंने अपना वादा इस तरह निभाया है कि निभा भी दिया है और तोड़ भी दिया है। अपनी छत तले उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं डाला, लेकिन जो ही राहदारी में निकला मुझ पर सादा पोश छोड़ दिए हैं।
सुरकालीन से ढकी हुई सीढ़ियां मुझसे करीबन 50 फुट के फासले पर थीं। मुझे यकीन था कि इन सीढ़ियों तक पहुंच गया तो सादा पोश मेरी गर्द भी ना पा सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी मैंने सीढ़ियों की तरफ निस्फ फासला ही तय किया था कि अकब से किसी ने चिल्लाकर मुझे रुकने की वार्निंग दी। उसके साथ ही फायर हुआ। मालूम नहीं यह हवाई फायर था या सीधा, बहरहाल गोली मुझे लगी नहीं। फायर होते ही सीढ़ियों से 2 और साए नमूदार हुए। एक हाथ में छोटी नाल की क्लचिंग गोफ थी। चंद ही लम्हों में मैं बदतरीन सूरत हाल का शिकार हो चुका था। भागते भागते मैंने कोट की जेब से रिवाल्वर निकाल लिया था, लेकिन दोनों तरफ से किरचाने के बाद ये रिवाल्वर चलाना अपनी बदकिस्मती पर मोहरे तस्दीक सब्त करना था। राहदारी के ऐन वस्त में पहुंचकर मैंने रुख फेरा और चंद कदम भागकर पूरी कुव्वत से एक बगली दरवाजे को कंधे की टक्कर रसीद की। उन दरवाजों की चुटकियां मेरी देखी फाली थी। मुझे यकीन कामिल था कि यह टक्कर कारगर साबित होगी। मुझे अपने तखमीने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। कंधे की जर्ब से चुटकी टूट गई। मैं बगोले की तरह अंदर घुसा। यहाँ लाइट बल्ब रोशन था। वसी बेड पर एक जोड़ा फटी हुई निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। उन दोनों ने एक ही कंबल को यूं मजबूती से थाम रखा था जैसे वो उनके हाथों से छूट गया तो मताए हयात उनसे चिंचाएगी। मैं रिवाल्वर बदस्त उनकी तरफ पड़ा तो लड़की ने एक सुरीली चीख के साथ मताए हयात को हाथ से गिराया और मताए जिस्म जान को समेटकर बाथरूम की तरफ भागी। बेडरूम से बाथरूम के दरवाजे तक जैसे एक रोशन लकीर सी लपक गई। लड़की का साथी कंबल समेत एक कोने में दुबक गया और वेटर चिल्लाने लगा। मैं सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की पर झपटा, पट खोले और बिला दरेक बाहर कूद गया। मेरे पांव चंद फुट नीचे हमवार छज्जे पर आए। छज्जा सड़क से करीबन 15 फुट बुलंद था। मैं लटक कर बासानी नीचे कूद सकता था, लेकिन जिस जगह मुझे कूदना था एन वहीं पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी थी और उसमें मौजूद मुसल्ला जवान मेरे इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार थे। यकीनी बात थी कि इमारत के अंदर होने वाले फायरों ने उनको चारों समत शिकस्त कर रखा था। खबरदार ओए, एक हवलदार नुमा शख्स के हल्क से खतरनाक आवाज निकली। अपनी जगह खड़े रहो, नहीं तो गोली मार दूंगा। उसके हाथ में रिवाल्वर साफ दिखाई दे रहा था। जीप के पास खड़े एक हेड कांस्टेबल ने भी राइफल की नाल मेरी तरफ सीधी कर ली थी। मेरी उंगली रिवाल्वर के ट्रैगर पर मछली, लेकिन मुझे मालूम था गोली चलाना बहुत महंगा सौदा है। खिड़की से सादा पोश कूद कर छज्जे पर पहुंचे और उन्होंने 3 तरफ से मुझे दबोच लिया। नीम तारीख लाकअप में ठंडे ठार फर्श पर बैठा मैं आज से फिशां की तरह उबल रहा था। साहिब साहब का मेरी निगाहों में एक मकाम था, बल्कि अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी के तंदोखेज रेले को एक धीमी हमवार नदी का रूप देने में मेरी बहन शगुफ्ता के बाद साहिब साहब को सबसे ज्यादा रोल था तो बेजाना होगा। लेकिन साहिब साहब ने आज मुझसे जो सलूक किया था वो किसी तौर उनके शयान शान न था। मेरी पूरी विपता सुनकर भी उनके दिल में मेरे लिए रहम की रमक पैदा नहीं हुई थी, और ये जानकर भी कि कादर जमान और शंकर शिकरा जैसे लोग मेरे गिर्द मंडला रहे हैं, उन्होंने मुझे एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की थी। मौका मिलते ही उन्होंने मुझे बेदस्तु पा किया था और इस तारीख हवालात में पहुंचा दिया था। मेरा ख्याल था कि जब वो पहली मर्तबा मैनेजर हसनैन से मिलने कमरे से निकले थे तो उसे कोई इशारा दे आए थे। नतीजे में पुलिस मौका पर पहुंच गई और जब मैं कमरे से निकला तो धर लिया गया। लेकिन अब एक बात मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी। कमरे के बाहर मुझे दबोचने वाले सादापोश मकामी नहीं थे, वो सब के सब मियावाली की तरफ के ऊंचे लंबे ढोल सिपाही थे और बवक्ते गिरफ्तारी उन्होंने मुझे जिन कालियों से नवाजा था वो भी गैर मकामी लबो लहजे में थी। गिरफ्तारी के वक्त और फिर गाड़ी में मेरे साथ काफी मारपीट की गई थी। मेरा गिरबान उतर चुका था और चेहरे पर गहरे नील थे। मैं उस तारीख लाकअप में करीबन 2 घंटे बंद रहा। उस दौरान कोई इंसानी सूरत दिखाई न दी, कोई आहट, कोई कानों से आवाज तक न टकराई। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है। कालबन नथिया गली की कोई मुजाफाती चौकी थी। उजाड़ ब्याबान और मनफी 2 दर्जा हरारत पे बर्फ खाना बनी हुई। गिरफ्तारी के वक्त लिबास और जूतों के सिवा हर चीज मेरे जिस्म से अलहदा कर ली गई थी, उसमें दस्ती घड़ी भी शामिल थी। मेरा अंदाजा था कि 9 साढ़े 9 का वक्त है, लेकिन दिन की रोशनी भी लाकअप से इतनी ही दूर थी जितनी मेरे जिस्म से जिंदगी की हरारत। मुझे यकीन था कि इस यक बस्ता बदबूदार लाकअप में हवालाती पर कोई तशद्दुद न किया जाए तो भी वो 1-2 रोज में सब कुछ नाकर्दा गुनाह कबूल कर लेता होगा। मुझे बड़े जोर का पेशाब लग रहा था। कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर ऊंची आवाज में कोई है की आवाज लगाने लगा। 3-4 मिनट की मुसलसल अहबका के बाद एक इंसानी चेहरा देखना नसीब हुआ। ऊपर को उठी हुई नोकदार मूंछों वाला एक मरियल सा संतरी था। वो अपनी कड़कदार आवाज में बोला तो यूं लगा कि लोटे में से बाल्टी भर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। कौन मर गया है, क्यों बैन कर रहे हो? उसने गरज कर कहा। मैंने जवाब दिया, अभी तो कोई नहीं मरा, लेकिन मर जाएगा। मुझे सख्त पेशाब आ रहा है, मसाना फट जाएगा। वो बोला, ये हवालात है लाला, यहाँ बहुत कुछ पड़ता है। एक तुम्हारा मसाना फट जासी तो कौन सी क्यामत आ जासी। मेरे लिए तो क्यामत आ जासी। मैंने करा कर कहा, देखो मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्या दे सकते हो तकलीफ रफा कराने का? आधी सल्तनत दे सकता हूँ। मैंने फराग दिली से कहा। क्या मतलब? संतरी ने पूछा। फिलहाल तो दुआएं दे सकता हूँ। मैंने बात बदली, जमानत होगी तो जो कहोगे दे दूंगा। ऐसे बदतरीन हालात में अक्सर मेरी हिस्से मिजाज जाग उठती थी।
देखो यहाँ रेट मुकर्रर हैं। वो संजीदगी से बोला, पानी के 2 रुपए, पेशाब 5 रुपए। बड़ा पेशाब एक बार मुफ्त, फिर हर बार 10 रुपए लिए जाते हैं। खाली सिगरेट 8 आने, भरा हुआ 4 रुपए। लेकिन ये सारे रेट नकद हैं। उधार भी चलता है, लेकिन बंदा एतबारी हो और रेट भी डबल हो सी। मैं डबल रेट देने को तैयार हूँ और एतबार अभी बगैर सबूत के करना होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी छूटने वाली है। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराया, मुझसे कसम ली, फिर किसी नजर हुसैन को आवाज देने लगा। कहीं करीब से कदमों की ठक ठक उभरी और एक हट्टा कट्टा हेड कांस्टेबल राइफल पकड़े आन पहुंचा। उसकी आमद पर मरियल संतरी ने एक खूंटी से चाबियों का गुच्छा उतारा और लाकअप का ताला खोलने लगा। मेरे आसाब तन गए, उंगलियों के पूरों में सनसनाहट जाग उठी जो मुझे हर खतरे से बेनियाज कर देती थी। संतरी ने अपने दस्ताना पोश हाथों से ताला खोला और कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस वक्त एक गरजदार आवाज ने हम तीनों को गड़बड़ा दिया था। मैंने सर उठाकर देखा, मेरे सामने अटक जेल का 6.5 फुट लंबा जेलर आदिल खान खड़ा था। ये वही तनुमंद और सख्त मिजाज शख्स था जिसने जेल में नूर मोहम्मद की मौत के बाद मुझे और कालू जानी को बेतरह पीटा था। हमेशा की तरह उस वक्त भी उसकी आंखों में कहर उतरा हुआ था। उसके साथ एक इंस्पेक्टर और चंद दूसरे पुलिस वाले थे। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ा और मरियल संतरी को अपने हाथ से धकेल कर दूर हटा दिया। पागल के बच्चे हो तुम, वो संतरी पर धाड़ा। किसने कहा था तुम्हें ताला खोलने को? फिर वो इंस्पेक्टर की तरफ घूमा। क्या कर रहा था तुम्हारा ये संतरी? जानते हो कौन है जिसे बाहर निकाल रहे हो? इंस्पेक्टर ने कहर आलूद नजरों से अपने संतरी को घूरा। उसने पहले तो एक लर्जा कांपता सल्यूट किया, फिर हकला कर बोला, कह रहा था जी बड़े जोर का पेशाब लगा है और तुम उसे पेशाब करवाने के लिए बाहर निकाल रहे थे। आदिल खान ने तंजिया ले जब मैं बात मुकम्मल की, जज जी हाँ, ये हरामी तुम सबको अपने पेशाब में बहा के भाग जाता। आदिल खान ने दांत खिचखिचाए, फिर उसने अपने हाथों से दरवाजे को दोबारा ताला लगाया और कुछ देर मुझे अरने भैंसे की मानत घूरने के बाद इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जा हुआ। इंस्पेक्टर ने एक रजिस्टर आदिल की तरफ बढ़ा दिया। जेलर आदिल खान ने कोई तहरीर पढ़ने के बाद उस पर दस्तखत किया और निगाहों ही निगाहों में मुझे खौफनाक तरीन धमकियां देने के बाद बाहर निकल गया। मेरा ज़हन घुड़दौड़ का मैदान बना हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है। अगर ये सब साहिद साहब का किया धरा था तो फिर ये जेलर आदिल खान आनंद फान अटक जेल से यहाँ कैसे आन टपका था? और वो मियाँ वाली के सादा पोई ये मामला कुछ उलझा हुआ लगता था। मैं उस सर्दी के मारे लाकअप में दोपहर तक बैठा रहा और खुद को बदतरीन हालात के लिए तैयार करता रहा। किसी करीबी कमरे से जो मध्यम आवाजें आ रही थी उनसे अंदाजा होता था कि चंद अफराद में गर्मा गर्म बहस हो रही है। आवाजों में आदिल खान की आवाज नुमाया थी। गाहे गाहे वो भड़क कर जोर से बोलने लगता था। मुझे अंदाजा हुआ कि इस बहस में अटक जेल का एक और अफसर भी शरीक है। एक दफा किसी शख्स ने ट्रंक कॉल करते हुए जोर जोर से बातें भी की। उसी गुफ्तगू में मेरा नाम और किसी अथॉरिटी लेटर का जिक्र आया। दोपहर के फौरन बाद हालात ने अचानक पलटा खाया और मैं एक बार फिर शस्त्र रह गया। भारी कदमों की चाप सुनाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3-4 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें साहिद साहब भी थे। वो उस वक्त पेंट कोट में मलबूस थे। उनकी निगाहों में मुझे अपने लिए बड़ी अपनाइयत महसूस हुई। लागर संतरी ने लपक कर मेरे कफस का दरवाजा खोला और मैं पर फड़फड़ा कर बाहर निकला। मेरी सवालिया नजरें साहिद साहब की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने हमदर्दी से मेरे शाने पर हाथ रखा। मैं उनके साथ चलता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ तारीख शीशों वाली एक बंद वैन खड़ी थी। मैं साहिद साहब के साथ उस वैन में सवार हो गया। ठीक 15 मिनट बाद यह स्टेशन वैन एक बंगले में दाखिल हो रही थी। ये नहायत खूबसूरती से आरास्ता एक काटेज नुमा जगह थी। नशिस्त गाह की शीशों से दूर तक वादी का मंजर दिखाई देता था। उस वादी की एक तरफ नथिया गली और दूसरी जानिब मरी की चोटी नजर आ रही थी। वादी में दूर और नीचे चमकती छतों वाले लातादाद मकानात थे और उनके दरमियान हरियाली और रास्ते की बिसात बिछी हुई थी। नशिस्त गाह में इलेक्ट्रिक हीटर लगे थे और उनकी खुशगवार हरारत में मुझे अपनी जिस्मानी चोटों की शिद्दत कम महसूस होने लगी। साहिद साहब ने काफी की चुस्की लेते हुए कहा, मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि अपार्टमेंट से निकलते ही तुम्हें दबोच लिया जाएगा। ये लोग दरअसल झंग से ही तुम्हारे पीछे लगे हुए थे। पहले तुम्हें झंग के उस होटल में गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया गया जहां तुमने साथी लड़की के साथ नाश्ता किया था, लेकिन फिर तुम्हारे ताकुब को तूल दिया गया। मरी और नथिया गली के रास्ते में कहीं पुलिस पार्टी तुम्हें खो बैठी। दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। बहरहाल वो मुसलसल तुम्हारी तलाश में रही और कल रात अल्फरदोस में उन्होंने तुम्हारा खोज लगा लिया। अटक जेल के जेलर आदिल खान इन तमाम हालात से बाखबर थे। रात अल्फरदोस में छापे की निगरानी भी उन्होंने खुद की। मैं साहिद साहब की गुफ्तगू कामिल इत्मीनान से सुनता रहा। मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ इतना कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? वो बोले, हुक्म नहीं देना, एक नहायत अहम मशवरा करना है तुमसे। कानून के मुहाफिज का मशवरा मुजरिम से, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो बोले, तुम मुजरिम होते तो इस वक्त यहाँ नजर ना आते। उसी हवालात में एड़ियां रगड़े रगड़े मर गए होते। मैं जो अपनी जमानत पर तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो इसका कोई जवाज है। आपका ये जवाज बहुत से लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जनाब। आप किस से लड़ेंगे? ये मेरा मामला है, तुम मुझ पर छोड़ दो। बल्कि मेरा ख्याल है अभी एक आध रोज तक
तुम मुकम्मल आराम करो। कुछ जहनी सुकून हो तो फिर तसल्ली से बात करेंगे। जहनी सुकून और तसल्ली, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मेरी मासूम बहन उस दरिंदे के चुंगल में है। काश आप मेरी जगह खड़े होकर सोच सकते। काश। सोच रहा हूँ। तुम्हें क्या मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ? तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूंगा। साहिब साहब के लहजे में यकीन की ऐसी झलक थी कि लम्हों में मुरझाए दिल की कली में जान दौड़ गई। यकीनन वो कोई ऐसी बात जानते थे जो मैं नहीं जानता था, या फिर वो हालात का वो पहलू देख रहे थे जो मेरी निगाह से ओझल था। मुझे अपनी तरफ से मुकम्मल सुकून और आराम फराम करने और जरूरी हदायत देने के बाद वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि अब कल सुबह मुलाकात होगी। जाते जाते उन्होंने ये भी बताया था कि अंजुम थोड़ी देर में अल-फरदौस से यहाँ मेरे पास पहुंच जाएगी। मैं हालात की उस तब्दीली पर महवे हैरत था। ये बात तो अब मेरे जहन में साफ हो गई थी कि मेरी अचानक गिरफ्तारी में साहिब साहब का कोई हाथ नहीं था, लेकिन अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई दोबारा छूट गया हूँ। मैं कोई मामूली हवालाती नहीं था, मैं एक करोड़पति अरब शायख राशिद बिन अरशद का कातिल था और इस जुर्म में तवील सजा भुगत रहा था। अब फिर मैंने जेल तोड़ी थी और बाहर निकलकर 2 बंदे मजीद इन्ना लिल्लाह कर दिए थे। ये और बात है कि मेरी उस कार्रवाई का अभी तक किसी को इल्म नहीं था। इसके अलावा फरार के बाद 2 हेड कांस्टेबल हजरात को जख्मी करने का इल्जाम भी मेरे सर आ चुका था। ऐसी चार्जशीट के होते हुए साहिब साहब मुझे यूं पुलिस स्टेशन से उठा लाए थे जैसे बारिश के आसार देखकर बाप बेटे को स्कूल से छुट्टी करा कर लाता है। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो फिर यकीनन उनके सामने कोई नहायत अहम मामला था और उस मामले में उन्हें दीगर आला अफसरान की तायद व हमायत भी हासिल थी। मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था। यकायक मुझे अपने ख्यालात से चौंकना पड़ा। काटेज के दरवाजे पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दरवाजे खुले हुए थे। किसी ने चौकीदार से चंद अल्फाज का तबादला किया, फिर मुतवाजन कदमों से नशिस्त गाह की तरफ चला आया। कदमों की चाप बता रही थी कि ये कोई लड़की है। मैंने घड़ी देखी। साहिब साहब को गए 1 घंटा गुजर चुका था। यकीनन ये अंजुम ही थी। मैं उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया और जहन में वो अल्फाज तरतीब देने लगा जो मुझे मुआजरत में उससे कहने थे। दरवाजे पर नाजुक सी दस्तक हुई। कॉमेन, मैंने कहा। दरवाजा खुला तो मैं शश्तर रह गया था। अंजुम के बजाय हुरे शुमाइल परिपैकर सामने खड़ी थी, जिससे रात साहिब साहब के अपार्टमेंट में मुलाकात हुई थी। हल्के लिबास में वो सरतापा रानाई थी। उसने आस्तीनें चढ़ा रखी थी, पाँव में जॉगर्स थे और इठला कर अस्सलाम वालेकुम कहा और अंदर आ गई। आप यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ। वो बगौर मेरा चेहरा देख रही थी। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप तो खुद खिदमत के काबिल नजर आ रहे हैं, अफसोस का इजहार करते हुए बोली। उसकी निगाहें मेरे चेहरे के उबारों पर जमी हुई थी। मैं समझा नहीं। मैंने अनजान बनते हुए पूछा। लगता है उन्होंने काफी मारा है आपको। काश ऐसा कुछ न हुआ होता। आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या आपने डैडी से इजाजत ली है? ये मेरा और डैडी का मामला है। आप सिर्फ ये बताएं कि आप हैं कौन। लड़की के लहजे में टीन एजर्स की मखसूस शौकी और खुदसरी थी। मैं आपके डैडी का एक तरीना शनासा हूँ। मेरा नाम एहसान इलाही है और गुजरात से आया हूँ। वो बोली। ये तो वो क्वाइफ हैं जो अल-फरदौस के रजिस्टर में दर्ज है। मैं आपसे असल तारुफ हासिल करना चाहती हूँ। गालबन आप किसी गलतफहमी का शिकार हो रही हैं। उसने हैंडबैग खोलकर अंदर से अखबार के चंद पुराने तराशे निकाले। उन तराशों को बड़ी एहतियात से तय करके रखा गया था। मैं देखते ही पहचान गया। उन तराशों में मेरी तस्वीरें थीं और अरब शेख के कत्ल की तफसीलात थी। यह सब कुछ तकरीबन 7 बरस पहले शाया हुआ था। लड़की ने एक तराशा खोलकर तस्वीर सामने की और उसका मवाजना मेरे चेहरे से करने लगी। फिर तस्वीर मेरे हाथ में देते हुए बोली, देखिए ये किसकी तस्वीर है? आप कहना क्या चाह रही हैं? मैंने सर्द मैरी से पूछा। वो एकदम मेरे करीब आ गई, इतना करीब कि उसके कंवारे बदन की महक मेरे दतनों में घुसने लगी और सांसों की हिद्दत गर्दन से टकराने लगी। उसका जिस्म चंद इंच मजीद पेशकदमी करता तो फासले का तसव्वुर खत्म हो जाता। वह अजब बेबाकी से मेरी आंखों में दिख रही थी। चलने बाद उसने रुख फेरा और बड़े इत्मीनान से चलती हुई सोफे पर बैठ गई। आपकी आंखों पर रंगदार लेंस है और बाल भी डाई किए हुए हैं। बड़े अतमाद से उसने ऐलान किया। मैंने उस मौके पर खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वो मुस्कुराने लगी। ऐसे में उसके दांत गुलाबी होंठों के दरमियान लिशकारे मारने लगे। वो तराशीदा बालों को पेशानी से झटक कर बोली, मेरा ख्याल है अब आपको मान लेना चाहिए कि आप ही शाहजहां हैं। मैंने डटाई से कहा, मैं कह चुका हूं आप गलतफहमी का शिकार हैं। वो बोली, यानी आपने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मानेंगे नहीं? चले ऐसे ही सही, अगर आप खुद को फरेब देना चाहते हैं तो देते रहें। नामों में क्या रखा है? मैं आपको एहसान इलाही कह लूंगी। अपने शौक लेजे पर वो खुद ही हंसने लगी। मैंने कहा, अगर आप डैडी से पूछे बगैर आई हैं तो मेरे ख्याल में अब आपको रुकना नहीं चाहिए। क्यों? मुझे आपसे क्या खतरा हो सकता है? वो बात का रुख ख्वाब दूसरी तरफ मोड़ने लगी थी। जनाब एहसान साहब, खतरा इससे होता है जो अजनबी हो, देखा भाला ना हो। मैं तो आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ओह सॉरी, मेरा मतलब है शाहजहां साहब को अच्छी तरह जानती हूँ। शायद शाहजहां भी अपने बारे में इतना नहीं जानते होंगे। मेरे घर में अक्सर उनकी बातें हुई हैं, उनकी कहानियां सुनाई गई हैं, उनकी बहादुरी, जहानत और शराफत के तज़किरे हुए हैं। मैं चाहूं तो उनसे पूछे बगैर उनकी बायोग्राफी लिख सकती हूँ। लेकिन ये बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं?
यूं ही वो टोड़ी को हाथों के प्याले में टिका कर बोली, जो अच्छा लगे उसका तज़किरा करना भी अच्छा लगता है। सच पूछिए एहसान साहब तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ शाहजहां साहब से। पता नहीं क्यों वो मेरा आइडियल बन चुके हैं। बहुत सोचती हूँ उनके बारे में। दिल चाहता है कभी उनसे मुलाकात हो, घंटों उनके पास बैठूं, पहरों उनसे बातें करूं, उनके हालात सुनूं, उनके तजुर्बात से गेन करूं। मैं दिल ही दिल में लाहौल पढ़ने लगा। बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत गले पड़ गई थी। वो कच्ची उम्र की नादान लड़की थी और साहिब साहब की बेटी थी। उसके बारे में ऐसे वैसे ख्यालात का गुजर भी मेरे दिल में नहीं हो सकता था, लेकिन वो इतनी बेबाक और साफगो थी कि उसकी बातों से डर लगने लगा था। मैंने उसे उसकी उम्र का एहसास दिलाने के लिए अंदाजे तखातु को बदला। देखो बेबी, मैं अगर इस कॉटेज में हूँ तो इसकी वजह कोई होगी। साहिब साहब मेरी यहाँ मौजूदगी कुछ छुपाना चाहते हैं। तुम्हारा यहाँ आना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था। अब यहाँ अपना वक्त जाया करके तुम दोहरी गलती कर रही हो। उसने टांग पर टांग चढ़ाई और मजीद तसल्ली से बैठ गई। जनाब एहसान साहब, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आपका कसूर नहीं, शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं काफी हद तक ज़हीन और बाखबर वाक़या हुई हूँ। उसने बड़ी अदा से गर्दन तानी। बाखबरी का दावा सुनकर मैंने भी पैंतरा बदला। मसलन क्या इतला है तुम्हें? वो मुस्कुराई। बहुत इतलात हैं, बल्कि आप इस वक्त मुझे वजीर इतलात भी कह सकती हैं, लेकिन मत समझिए कि मैं शेखी में आकर आपको कुछ बता दूंगी। नामुमकिन। मैं बता चुकी हूँ आपको कि बाखबर होने के अलावा मैं ज़हीन भी हूँ। मेरे तासरात फिर गहरी संजीदगी में ढल गए, लेकिन उससे पहले कि मैं कोई यकबस्ता फिक्रा उसकी तरफ उछालता या खुद ही सोफे से उछल कर बाहर निकल जाता, वो तेजी से बोली, नहीं, इतनी मायूस सूरत मत बनाइए। मैं आपको अपनी मालूमात से आगाह करती हूँ। देखिए, मुझे पता है कि आप शाहजहां साहब एक नहायत खतरनाक फाइटर हैं। 4-5 आदमियों से बैक पर लड़का और उनके हाथ पांव तोड़कर एक तरफ रख देना शाहजहां साहब के बाएं हाथ का खेल है। आपने अमारात के एक शहजादे को कत्ल किया था। उस कत्ल के बाद आप काफी अरसा रिपोश रही। ये हाथ पांव तोड़ने का फन उसी अरसा रिपोशी में ही आपने कहीं से सीखा था और फिर वापस आकर खास आम में धूमें मचाई थी। आपको आम लोग उस्ताद जहानी के नाम से याद करने लगे थे, यहाँ तक कि क्या तुम खामोश नहीं रह सकती? मैंने सख्त लहजे में कहा। उसने सहमने की एक्टिंग की और कालीन के बेल बूटों को घूरने लगी। वो जानबूझकर गुफ्तगू का रुख अपने मन चाहे मौजू की तरफ मोड़ रही थी। चंद लम्हे खामोश रहकर बोली, अजीब बात है, आप खुद ही सवाल पूछते हैं और जब जवाबात दिए जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। आखिर चाहते क्या है आप? मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस छत तले तनहा छोड़ दें। मैंने बड़ी वाज़ेह बेरुखी से कहा। अरे आप तो सचमुच नाराज हो गए। वो चेहरे पर संजीदगी तारे करते हुए बोले, अच्छा जी ठीक है, अब हम संजीदा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जनाब ये बातें हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, कतई तौर पर। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो मचल कर सोफे से उठी और कमाल दलेरी से कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। फिर बंद खिड़कियों पर एक नजर डालकर बेतकल्फी से मेरे सामने आ बैठी। शाहजहां साहब, अरे एहसान साहब, अपनी बाखबरियां आपको गिनवाने लगी तो आप सटपटा कर रह जाएंगे। वो बोली, फिलहाल ये जान जाइए कि बहुत सी दूसरी बातों के अलावा मैं आगा कादर जुमान शगुफ्ता उर्फ शुफ्ता, इंडियन एजेंट शंकर शिंकरा और आपके साथी अंजू वगैरह के बारे में चीदा और जुरी सारी बातें जान चुकी हूँ। पूरे के पूरे हालात मेरे सामने हैं। आने वाले वाकयात का नक्शा मेरी आंखों के सामने खिंचा हुआ है। जी हाँ, मैं बता चुकी हूँ, बड़ी खरांट लड़की हूँ मैं। पता नहीं कैसे मेरी छठी हिस्स मुझे बहुत सी बातों का पता दे देती है। मैं सचमुच हैरान हो गया था और ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगा। उसने यूं आलती पालती मारी कि जूतों के तलवे सोफे और उसकी शलवार से दूर रहे। बड़ी लचक थी उसके नोखेज टखनों में। दाहिनी कोहनी दाहिनी रान पर रखकर उसने थोड़ी हथेली पर टिकाई और बोली, पापा मुझसे हर मामले में गुफ्तगू करते हैं। चंद रोज पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जिला जंग के 2-3 बड़े जमींदारों के खिलाफ एक्शन होने वाला है। इस सिलसिले में ऊपर की सतह पर तैयारी हो रही है और जल्दी छापे पड़ेंगे। उन्होंने बताया था कि जमींदार अपने अपने इलाके में बहुत बासर और खुदसर हैं। उनके खिलाफ इंतजामिया को मुसलसल रिपोर्टें मिल रही हैं। अब मैंने अंदाजा लगा लिया है कि हो ना हो उन जमींदारों में कादरुज़मान भी शामिल है। उसने रुक कर मेरे तासुरात का जायजा लिया और बोली, बल्कि मेरा ख्याल है मैं आपको बता ही दूं कि उनमें कादरुज़मान भी शामिल है। जिली इंतजामिया इन जमींदारों पर बड़ा हाथ डालना चाहती है। इस सिलसिले में पिछले कई माह से होमवर्क जारी था। मेरे दिल में उम्मीद की कोंपल फूटने लगी। शायद मैं बताना भूल गया, साहिब साहब की साहबजादी का नाम फरियाल था। फरियाल की बातों में वजन था और लहजे से दानाई झलक रही थी। उस घड़ी वो मुझे वाकई बहुत बखबर और दानिशवर लगी। अपनी सोचती आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर बोली, ये अपने शाहजहां साहब गिरफ्तार बला होने के बावजूद काफी लकी महसूस होती हैं। मेरा ख्याल है जो काम वो सख्त अजाब झील कर भी ना कर सकते, वो यूं चुटकियों में होने वाला है। जब जमान साहब का तख्ता ही उलट जाएगा तो न कैद खाने रहेंगे और ना ही कैदी। शाहजहां साहब की बहन और हमारी बाजी यूं हवेली से निकलेगी जैसे मक्खन में से वो क्या निकल आता है, हाँ बाल। लेकिन वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। लेकिन क्या? मैंने पूछा। वो माथा पकड़ कर कहने लगी, एक तो मुसीबत यह है कि मैं ज़हीन बहुत हूँ। मेरा दिमाग हर वक्त दूर दूर की खबरें लाता रहता है। पता नहीं आप समझेंगे
कि नहीं मेरी बात को? हाँ हाँ समझाओ, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो बोली, आप यकीन करें ज़हीन होना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जहानत तो रही एक तरफ, मेरी यादाश्त थी तेज हो तो बंदा पागल हो जाता है। वो शेर तो आपने सुना होगा, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा भी कुछ यही हाल है। अब ये जागीरदार कादर जुमान वाला मामला ही देखें, मुझे न जाने क्यों वसवसे घेर रहे हैं। लगता है ये बेल वो नहीं जो चढ़ेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेरा दिल सर पीटने को चाह रहा था। मालूम नहीं किस कुमाश की लड़की थी, कभी लगता था पागल है, कभी पागलों की डॉक्टर लगती थी। अचानक ही वो चौंक कर बोली, पापा आ रहे हैं। उसने घबराई हुई आवाज में सरगोशी की। मैंने भी कान लगाए। पहले तो कोई आवाज नहीं आई, फिर काफी फासले पर इंजन के मतलब आवाज गुनगुनाई। ओह माय गॉड, वो तो मेरी चटनी कर देंगे। वो सोफे से उठकर कमरे में नाच गई, फिर दांतों में उंगली दबाकर बोली, शाहजहान साहब, सॉरी एहसान साहब, मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ। मेरा ख्याल है वो ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, शायद खड़े खड़े ही चले जाएं। आप बिल्कुल खामोश रहें मेरे बारे में। ओके। उसने लपक कर खिड़की का पर्दा हटाया। साहिब साहब की सुर्ख गाड़ी अब मेन गेट में दाखिल हो रही थी, पर वो पर्दा छोड़कर वो तेजी से बाथरूम की तरफ गई। फिर अचानक रुककर पेशानी पीटने लगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी चुगत हूं मैं। गाड़ी तो मेरी बाहर खड़ी है, छुपने से फायदा? जरा बताइए आप, छुपने से क्या फायदा? उस तूफानी लड़की ने लम्हों में मुझे बुखला कर रख दिया था। थोड़ी देर वो साख्त खड़ी रही, उसकी बिलोरी आंखें हल्कों में तेजी से गर्दिश कर रही, फिर जल्दी से मुझ पर झुकी। उसकी एक नुकीली लिट मेरे रुखसारों को छू गई। देखिए, मेरी आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ हैं। मैं यहाँ एक ट्रंक कॉल करने आई थी। बस लीजिए आप ये मैगजीन पढ़िए, मैं यहाँ बैठकर फोन करती हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मुझे मैगजीन थमाकर वो जल्दी से फोन के सामने जा बैठी। 2-3 हिंट से डायल किए, फिर चौंक कर माथा पीटने लगी। ओ गॉड, ओ माय गॉड, देखिए आपने मेरी अकल, दरवाजे की चुटकी गिराई ही नहीं। क्या मशकूक ड्रामा कर रही हूँ। भागकर उसने चुटकी गिराई और दोबारा फोन के सामने आ बैठी। उस दौरान साहिब साहब गाड़ी से बाहर आ चुके थे। चौकीदार से बातें करते हुए कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला और उनकी निगाहें फरियाल पर जम गई। बड़ी कमाल एक्ट्रेस थी वो, इतने इनमहाक से फोन पर झुकी हुई थी कि शबाना आजमी भी देखती तो चकरा जाती। लेकिन जो अंदर आया था वो भी उसका बाप था। साहिब साहब नाक और मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए चंद में बगौर बेटी का जायजा लेते रहे। उनके चेहरे पर मसनूई संजीदगी टूट कर बरस रही थी। फरियाल ने बाप की तरफ देखा तो डायल से उंगली निकाल कर खड़ी हो गई। वो मैं फोन करने आई थी पापा, नौशीन के बर्थडे थी ना आज, सोचा चलो। साहिब साहब भारी आवाज में बोले, मुझे 90% यकीन था कि आज किसी वक्त तुम यहाँ जरूर आओगी। किसी नौशीन को फोन करने, किसी शाइस्ता को हेलो हेलो कहने, या किसी आंटी की खैरियत पूछने। जी जी, वो हकलाई। चलो फिर अब खिसक जाओ यहाँ से, वरना पिट जाओगी। पहले आप दरवाजा तो छोड़िए पापा। ये लो, छोड़ दिया। वो एक तरफ हट गए। वो छोटे छोटे कदम उठाकर दरवाजे तक पहुंची, फिर एकदम लपक कर बाहर निकल गई। साहिब साहब की घनी मूंछों तले गैर महसूस मुस्कुराहट खेल गई। सोफे पर बैठते हुए बोले, इसने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया? जी नहीं, मेरा मतलब है कुछ इतना ज्यादा नहीं। बहुत ज़हीन लड़की है, कल रात तुम्हें एक नजर देख कर पहचान गई थी। फोटो स्टेट कितना हाफजा है इसका, और भी बहुत सी खूबियां, लेकिन एक खामी ने सबका सत्यानाश कर रखा है। गैर संजीदा बहुत है, बंदे के नाक में दम कर देती है। हम तो खैर आदी हैं, लेकिन बाहर का शख्स बुखला उठता है। लेकिन मेरे साथ तो इखलाक से ही पेश आई हैं। हाँ, वो कुछ चौंक से गए। तुम्हारी बात और है, तुमसे गायबाना बहुत मुतासर है वो, और उसकी वजह शायद मैं खुद ही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। साहिब साहब का चेहरा एक अजीब सी धुन में चुप गया। कोई के लहजे में बोले, उसे तुम्हारी सारी कहानी मालूम है। अक्सर मुझसे सवाल पूछती रहती है। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो तुम उसका आइडियल हो, लेकिन मेरी इस बात का कोई दूसरा मतलब हरगिज नहीं। मैं उसके ज़हनी रवैयों से पूरी तरह आगाह हूँ। वो अंदर से बेहद मासूम और सादा है। चंद बरस पहले उसने मेरी जुबानी तुम्हारी कहानी सुनी थी। ये कहानी उसके जहन में पवस्त हो गई और अब तक पवस्त है। वो अक्सर तकाजा करती थी कि वो शगुफ्ता और शाहजहां से मिलना चाहती है। मैं कहता था कि अगर कोई मौका आया तो जरूर मिलवाऊंगा। कल वो मौका आया, लेकिन उस तरह कि मैं तुम्हारा तारुफ उससे करवाने की हिम्मत न कर सका। तुम मुझ पर रिवाल्वर तान कर मेरे अपार्टमेंट में घुसे थे और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि किस इरादे से आए हो। उसके जहन में तुम्हारा जो इमेज बना हुआ है वो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे उसी वक्त से यकीन था कि वो निचली नहीं बैठेगी और तुम्हारा हदूद वरबा जानने की जरूर कोशिश करेगी। देख लो तुम उसकी होशियारी। इस कॉटेज में वो इससे पहले सिर्फ 2 मरतबा आई है, और वो भी रात के वक्त। अब वो तुम्हारी तलाश में निकली है तो सीधी यहाँ पहुंची है, और मुझे 100% यकीन है कि मैं तुम्हें कहीं भी रखता वो 1-2 रोज में तुम तक पहुंच जाती। मैं हैरानी से साहिब साहब की बातें सुन रहा था। कहाँ मैं ये सोच रहा था कि शायद साहिब साहब मुझे ना पहचान सके, और कहाँ उनकी दुख्तर नेक अख्तर भी मुझे पहली निगाह में पहचान चुकी थी। साहिब साहब कुछ देर फरियाल की बातें करते रहे। उनकी बातों से पता चला कि वो 3rd ईयर में पढ़ती है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में उसने जिले में पहली और सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। रियाजी और अलजबरा वगैरह के मज़ामीन में उसे हैरान कुन दस्तरस हासिल है। फरियाल के मुख्तसर तारुफ के बाद साहिब साहब असल मौजू पर आ गए। उन्होंने जागीरदार कादर जुमान का जिक्र किया और मुझे राजदारी का पाबंद करके वही बातें बताई जो उससे पहले फरियाल बता चुकी थी। उन्होंने जावेद दुरानी नामी एक आला पुलिस अफसर का जिक्र भी किया और बताया कि ये नौजवान अफीसर हाल ही में इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेकर लौटा है।
उसके अज़ाइम बहुत बुलंद हैं और वह पंजाब के दही इलाकों को हर किस्म के जराइम से पाक करने का अज़्म किए हुए है। वो निचली सतह पर पकड़ धकड़ करने के बजाय सरकर्दा लोगों पर हाथ डालना चाहता है और इस सिलसिले में उसने बहुत अच्छी तरह होमवर्क भी किया है। साहिब साहब उस कार्रवाई को मेरी खुशकिस्मती पर मामूल कर रहे थे और उन्हें यकीन था कि शगुफ्ता को उस जागीरदार के चुंगल से बगैर किसी दुश्वारी के निकाला जा सकेगा। मैंने दो ठोक अल्फाज में कहा, साहिब साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ, शगुफ्ता से बढ़कर मुझे इस दुनिया में कोई अजीज नहीं। उससे कुछ हो गया तो खुदा गवाह है मैं भी नहीं रहूंगा। मुझे नहीं मालूम पुलिस कादरजमान के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है उस पर कच्चा हाथ डालना पुलिस और इंतजामिया के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। जैसा कि मैंने बताया है, मैं पूरे 3 हफ्ते उस हवेली में रहा हूं। वहां के बहुत से नशीबो फराज मैंने देखे हैं। अगर आप किसी तरह मुझे जावेद तुरानी साहब से मिलवा सकें तो मुमकिन है मैं उन्हें कोई काम की बात बताऊं। साहिब साहब ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर मेरी एसपी जावेद से बात हुई है। वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। मैंने उससे तुम्हारा जिक्र किया है। उसका भी यही ख्याल है कि तुमसे मिला जाए। कल दोपहर में मरी जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है तुम भी मेरे साथ चलो। मरी से इस्लामाबाद 1 घंटे का रास्ता है। हम जावेद के पास 1 घंटा बैठकर भी 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरी ये नकलो हरकत बिल्कुल पोशीदा रहनी चाहिए। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं, हम उसी स्टेशन वैन में जाएंगे जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। क्या ख्याल है? मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सीने में अजीब हलचल सी मची हुई थी। साहिब साहब के पास आते हुए मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि कादरजुमान के बारे में किसी ऐसी बात का पता चलेगा। मैं उसे इमदाद गैबी भी करार दे सकता था। वो शख्स अपने असर रसूख में पहाड़ था, एक भूचाल की जद में आने वाला था। वो अब तक बेकस लोगों की जिंदगियां मुसम्मार करता रहा था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकेगा, मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा था। उस रात मेरे दिल की कैफियत कुछ अजीब सी रही। दिल चाह रहा था कि किसी आला वारफा जात से इजहार शुक्र करूं, अपने रुखसारों को आंसू से बकूं और अपने आलाम से छुटकारे के लिए किसी के सामने दस्ते दुआ फैलाऊं। मैं देर तक जागता रहा और घुटनों में सर दिए बैठा रहा। न जाने किस वक्त नींद आ गई। नींद के दौरान में किसी वक्त जागा तो पता चला कि अंजुम भी आ चुकी है। वो मेरे करीब ही सोफे पर लिहाफ ओढ़े सो रही थी। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और दोबारा गहरी नींद सो गया। उस दफा सोया तो फिर खूब सोया। दिन चढ़े मुलाजिम जुल्करनैन नाश्ते के लिए जगाने आया, लेकिन मैंने खाने पर नींद को तरजीह दी। थोड़ी देर बाद उठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अंजुम को तसल्ली तशवी दी और जल्दी आने का कहकर सब्ज नंबर प्लेट वाली वैन में आ बैठा। ड्राइवर ने पहले ही से हीटर ऑन कर रखा था। बर्फीली फिजा में आते ही हमारी कुल्फी जम जाती थी। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करके वहन 1-2 मंजिला इमारत के सामने रुकी। ओवरकोट में मलबूस एक और साहब नाक से धुआं उड़ाते और होंठों से सी की आवाज निकालते वैन की तरफ लपके। एक मुलाजिम ने उनके सर पर छाते का साया कर रखा था। ये साहब मुझे सूरत से ही पुलिस ऑफिसर नजर आ रहे थे। अगले चंद मिनटों में यह अंदाजा 100% दुरुस्त हुआ। उनका नाम गालिबन गुलाम अब्बास किस्म का था। ओहदे के लिहाज से ये एसपी थे और उनका ताल्लुक भी साहिब साहब की तरह महकमा जेल खाना जात से था। वो हमारे साथ ही इस्लामाबाद जा रहे थे। दोनों ऑफिसर की आपस में बेतकल्फी थी। थोड़ी देर वो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर साहिब साहब ने इंकशाफ किया, गोजर खान में आज कोई मुलाजम फोत हो गया है। मुलाजम की इस्तिलाह साहिब साहब ने सरकारी अफसर के लिए इस्तेमाल की थी। गुलाम अब्बास साहब चौंक गए। कौन फोत हुआ ये पता नहीं चल सका, लेकिन हुआ जरूर है। मुझे 11:50 पर इस्लामाबाद से कॉल आई थी। हेडक्वार्टर से रमजान पराचा बोल रहा था। मौसम खराब है, आवाज साफ नहीं आ रही थी। पहले वो अपनी प्रमोशन की बात करता रहा, फिर फोतगी का जिक्र किया और लाइन कट गई। मैंने बाद में 15-20 मिनट कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। लाइनें डेड पड़ी हैं और पता नहीं किसका बुलावा आया है। गुलाम अब्बास साहब ने इजहार अफसोस किया, फिर जरा चौंक कर बोले, लेकिन भाई यूं तो हमारा प्रोग्राम भी धर्म भरम हो जाएगा। कोई अहम मुलाजम है तो यकीनन जावेद दुरानी भी गोजर खान गया होगा। साहिब साहब ने कहा, हाँ इस बात का खदशा तो है, लेकिन जावेद मुकर्ररा वक्त पर इस्लामाबाद पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। अगर बंदा रात को फोत हुआ तो यकीनन जोहर तक जनाजा हो जाएगा। गुलाम अब्बास साहब उस सूरत हाल से मुतमिन नजर नहीं आते थे। बोले, यार मेरा तो ख्याल है इस खराब मौसम में ना ही जाए। फोन हो जाता तो भी बात थी, अब मालूम नहीं वहां क्या सूरत हाल है। साहिब साहब अपने साथी की राय से हरगिज मुत्तफिक नहीं थे। उन्हें यकीन था कि जावेद दुरानी ने जो वक्त दिया है उस पर जरूर मिलेगा, चाहे उसे अपने 10 प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े। मरी तक रास्ते में साहिब साहब और गुलाम अब्बास साहब में मुसलसल इस मामले पर बहस होती रही। साहिब साहब जावेद दुरानी को वादे का पाबंद साबित करने पर तुले हुए थे, जबकि गुलाम अब्बास साहब उसकी मुखालफत में बोल रहे थे। उनका यह ख्याल भी था कि जावेद दुरानी अपनी ताकत और ऊंची परवाज करने की कोशिश कर रहा है। वो काबिल जरूर है, लेकिन अपनी काबिलियत को बेकार मुहिम जुई में सर्व कर रहा है। एक जगह गाड़ियों की छोटी सी कतार में स्टेशन वैन रुकी। साहिब साहब उतरकर एक तरफ बढ़ गए। यही जावेद दुरानी की रहायशगाह थी। साहिब साहब मुझे अंदर ले जाने से पहले सूरत हाल का जायजा लेने गए थे या उनकी वापसी में खातर खा तखीर हुई। हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। करीबन 10 मिनट बाद वो वापस आए। वो स्टेशन वैन में दाखिल हुए तो उनका चेहरा देखकर हम चौंक गए। वो रो रहे थे। क्या हुआ साहिब साहब? गुलाम अब्बास साहब चिल्ला कर बोले। ड्राइवर भी हक्का बक्का उनकी तरफ देख रहा था। तुम ठीक कह रहे थे अब्बास। साहिब साहब ने रोते हुए कहा, हमारा आना बेकार गया।
जावेद दुरानी हमें नहीं मिल सकेगा। वो वादे का झूठा निकला। मेरे दिल पर एक घुंसा सा लगा। आगे की बात मैं साहिद साहब के कहे बगैर समझ रहा था। जावेद दुरानी अब इस दुनिया में नहीं था। यह ख्याल बर्क की तरह मेरे जहन में कूद गया था कि यही वो शख्स है जिसकी मौत की अधूरी इत्ला आज सुबह टेलीफोन पर सुनी गई थी। गुलाम अब्बास और साहिद साहब अफरा तफरी के आलम में वैन से निकले और उस सफेद गेट वाले मकान की तरफ बढ़ के, जिसके सामने कारों की एक तवील कतार लगी नजर आ रही थी। उनके पीछे ड्राइवर भी बाहर निकल गया। चंद ही मिनट में तमाम सूरत हाल मुझ पर वाजे हो गई थी। ड्राइवर ने आकर बताया कि जावेद दुरानी साहब को आज अलल सुबह कोजर खान के करीब जीटी रोड पर हादसा पेश आया। उनकी गाड़ी रेत से भरे हुए एक ट्रक से टकरा गई थी। उस हादसे में जावेद साहब का ड्राइवर हलाक और गनमैन शदीद जख्मी हुए हैं। मैं सन्नाटे में रह गया था। आनन फानन ये कैसी काया पलट हुई थी। वो नौजवान पुलिस ऑफिसर जिसका दिल खिदमत के जज्बे से सरशार था, जो जुराइम के बड़े बड़े बुत तोड़ना चाहता था और तवील मंसूबों से लैस होकर मैदान में आता, आगाज जंग से पहले ही चिकना चूर होकर ढह गया था। मेरा सीना गम से भर गया था। न जाने क्यों दिल के किसी कोशिश से आवाज आने लगी थी, उस शख्स को मरना ही था। आज तो मरता तो कल मर जाता। उसने खुद अपने लिए मौत का रास्ता चुना था। ख्यालात का धारा कुछ और गहराई में चला गया। जहन में ये सोच उभरने लगी, कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुआ। वो बात बज़ाहिर नामुमकिन थी, लेकिन ऐसी नामुमकिन भी नहीं थी।